नेता वही जो सच को सच कहने की हिम्मत रखे, नेता वही जो सड़क पर उतर सके, नेता वही जो संसद को आवारा न होने दे, खुद सड़क पर उतरकर संसद में बैठे लोगों को आवारगी करने से रोके। नेता वही जो सरकारी लाभ लेने के बजाय आम आदमी को लाभ दिलाने की लड़ाई लड़े। ऐसा कोई असली नेता है? आप कहेंगे ये सब किताबी बातें हैं, पर हम आज आपको पॉलिटिक्स वाला के राजनेता में एक ऐसे शख्स से मिलवा रहे हैं जिसने राज्यसभा में जाने से इनकार कर दिया, साथ ही हाथ जोड़कर कहते रहे लोकसभा का चुनाव लड़ लीजिए, बोले सेवा के लिए चुनाव लड़ना जरूरी नहीं। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर उन्हें मंत्रिमंडल में लेना चाहते थे, पर वे मंत्री नहीं बने। कोई लाभ कभी भी नहीं लिया, जो भी मांगा जनता के लिए। खुद तो मीसाबंदी वाली सम्मान राशि भी नहीं ली। समाजवादी आंदोलन को जीने वाले, जमीन पर इस आंदोलन को बनाए रखने वाले ऐसे ही नेता हैं रघु ठाकुर जी। आज पॉलिटिक्स वाला के राजनेता शो में रघु ठाकुर जी से हम बात करेंगे। रघु ठाकुर जी, आपका पॉलिटिक्स वाला में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज भाई, आपके विश्वास के लिए और आपके विश्वास से मुझे जो ताकत मिली उसके लिए। बात यहीं से शुरू करते हैं कि राम मनोहर लोहिया जी का एक कथन है, सड़कें यदि सूनी हो जाए तो संसद आवारा हो जाएगी। अभी आपको क्या लगता है, संसद आवारा हो चुकी है या कुछ गुंजाइश बाकी है? अब तो संसद आवारा से ही आगे की सीढ़ी पे जा चुकी है। संसद आवारा तब होती है जब वो अनियंत्रित हो, जब उसको संकल्पता हो, जब उसको कोई विचार ना हो। पर अब तो संसद संसद है ही नहीं। अब तो संसद एक प्रकार से दलों के राजनेताओं के गुलामों की जमात बन गई है। कारपोरेट के मीडिया पैसे की कहना चाहिए कि पेड वर्कर सी बन गई है। इस संसद में देश के आम आदमी का और गरीबों का कोई चेहरा के नजर नहीं आता है। तो अब संसद आवारा भी नहीं बची है, अब संसद असंसद हो गई। आपने पिछले सप्ताह एक नई आवाज उठाई है कि जनप्रतिनिधियों के वेतन और भत्ते बढ़ाए जा रहे हैं, लगातार उसका विरोध किया है। क्यों, इसके पीछे क्या कारण है? मैंने इसलिए विरोध किया है कि हमारे यहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं वो वास्तव में अब जनप्रतिनिधि नहीं रहे। क्योंकि जब जनप्रतिनिधि के साथ में शक्ति ज़्यादा हो जाती है, शक्ति का केंद्रीकरण होता है, तो फिर जनप्रतिनिधि जन मालिक बन जाते हैं। आज कुछ कुछ ऐसी स्थिति हमारे देश में बन रही है। उसके कई कारण हैं। पहला कारण तो उसका यह है कि भारतीय संविधान ने जो कार्यों का विभाजन किया था, उस कार्यों के विभाजन को आज संस्थाएं नहीं मान रही हैं या एक दूसरे में दखल कर रही हैं। जब हमारा संविधान बना तो संविधान ने मूलतः तीन लोगों के बीच में, तीन संस्थाओं के बीच में कार्य का बंटवारा किया था। एक संस्था थी न्यायपालिका, जिसका काम था कि उस संविधान की देखभाल करे, रक्षा करे। दूसरी संस्था थी विधायिका, जिसका काम था कि वो कानून बनाने का काम करे। और तीसरी संस्था थी कार्यपालिका, जो विधायन बनाए हुए नियमों का पालन कराए। अब आज की जो स्थितियां हैं, अगर उसको हम देखें तो ये हो गया है कि जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका और विधायिका दोनों बन रही है। जो विधायिका है वो एक प्रकार की कार्यपालिका बन रही है और जो कार्यपालिका है वो विधायिका बन रही है। आज जो कानून बनाए जाते हैं वो कानून सारे अफसर बनाते हैं, वो तैयार करके ड्राफ्ट देते हैं, दस्तावेज देते हैं और वो कानून बन जाता है। तो विधायन का काम कौन कर रहा है? और सारे विधायक के जो जनप्रतिनिधि हैं वाइस ट्रांसफर, तबादला, प्रमोशन, ठेका ये काम कर रहे हैं। तो जो प्रशासन का काम था वो विधायन वाले कर रहे हैं, जो विधायक का काम था वो प्रशासन कर रहा है। तो एक तो ये बड़ा भारी एक प्रकार करना चाहिए कि इस दौर का बड़ा संकट है, राजनीतिक संकट है। दूसरी बात कि आप सुविधाएं क्यों और कब तक देना चाहते हैं, उनकी क्या सीमा है? अगर आपकी अनुमति है तो मैं इसको थोड़ा सा विस्तार बता देना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, इस विषय को जनता भी जानना चाहती है। क्योंकि मैं आपको यहाँ करना चाहूँगा संविधान सभा से। दिल्ली में एक जगह है वेस्टर्न कोर्ट, जी, जनपद पर है, सामने ईस्टर्न कोर्ट। जो लोग संविधान सभा के सदस्य थे उनके लिए एक एक कक्ष दिया जाता था। उस कक्ष में एक एक बड़ा कमरा या एक बड़ा हॉल होता है, साथ में अटैच लेटरिन बाथरूम है और एक छोटी सी पर्ची होती है। एक सामूहिक कैंटीन थी।
तो संविधान सभा में जिन लोगों ने संविधान का निर्माण किया, क्या वो लोग योग्य नहीं थे? उन लोगों ने अपना गुजारा एक हाल में कर लिया, एक कमरे में कर लिया और संविधान को बना के चले गए। उसके बाद जब संविधान लागू हो गया तो जो संसद सदस्य थे वो संसद सदस्य भी उसी में रहे। कुछ बाद में विठल भाई पटेल भवन के पास में कुछ बनाए गए, वहाँ एमपी के क्वार्टर्स बनाए गए, पर उनमें भी केवल 2 कमरे होते थे। तो वही सांसद लोग उन 2 कमरों के मकानों में रहने लगे। हमको तो यह भी याद है कि कई केंद्र के मंत्री भी वहाँ रहे हैं। इंदिरा गुप्ता जी थे, गृह मंत्री थे जी। उस समय। हमारे वरिष्ठ साथी थे लाडी मोहन निगम, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, वो वेस्टर्न कोर्ट में 7 नंबर कमरे में रहते थे, उनके साथ ही रहता था। वो ऊपर इंदिरा गुप्ता रहते थे। तो गृह मंत्री हिंदुस्तान के बनने के बाद भी वो उसी मकान में रह के अपना काम करते रहे। तो आज क्या वजह है कि सारे सांसदों के लिए या विधायकों के बंगले भी कम पड़ रहे हैं? अब बंगलों की भी होड़ लगी है कि बंगलों में भी और बड़े बंगले चाहिए, जिनमें ज्यादा कमरे हों, जिनमें ज्यादा और सुविधाएं हों। और जो लुटियंस जोन बना, जिसमें पार्लियामेंट बनी थी, राष्ट्रपति भवन था, ये संसद थी, सब थे, उस लुटियंस जोन का एक कानून था, नियम था कि लुटियंस जोन में कोई नया परिवर्तन नहीं किया जाएगा। आज आप दिल्ली में जाकर देखेंगे तो लुटियंस जोन्स में सारे मकानों में नए नए प्रकार के निर्माण कर लिए गए। तो ये जो भूख है, ये भूख काम की नहीं है, ये भूख विचार की नहीं है, ये भूख संपत्ति के सुख की भूख है। और जो विधायक या सांसद लोग स्थायी तौर पे राजधानी में बसना चाहते हैं, वो किस लिए बसते हैं? अभी एक नया चलन चल पड़ा है कि हमारे यहाँ एक्स एमएलए के जो हैं उनके लिए तमाम जगह पे यहाँ जमीनें दी गई, सस्ती जमीन जबरदस्त की गई। हाल ही मैंने इसके खिलाफ भी हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जी। मैंने हाईकोर्ट में विधायकों एमपी की पेंशन के खिलाफ भी याचिका दायर की थी। और हमारी याचिका के बाद में कई साल तक यहाँ विधायकों के लिए भूमि का आवंटन रुका रहा। हमारी याचिका के बाद में कई साल तक यहाँ विधायकों और सांसदों की पेंशन रुकी रही। और जिस प्रकार से उसका निर्णय हुआ, वो निर्णय राजनीतिक और न्यायिक भ्रष्टाचार का सम्मिलन था, जिसमें फैसला हुआ। 4 साल 3 साल के करीब हमारा ये फैसला बना रहा। तो हमने यही तब भी कहा था कि भाई इनके लिए यहाँ पे जरूरत क्या है? आप एक विधायक बन के आए हैं, आप 5 साल विधायक के लिए आपको काम करना है, तो आपके पास में एमएलए रेस्ट हाउस है, वहाँ आपको क्वार्टर मिलता है, फैमिली क्वार्टर है, उसमें आपको मिल जाते हैं। अब आप देखिए कि आज जो निर्माण कार्य है, इस निर्माण कार्य के पीछे निर्माण की भावना नहीं है, बल्कि निर्माण के माध्यम से भ्रष्टाचार की भूख है। मैं ये बात जिम्मेवारी से कह रहा हूँ। हमारे जो मतभेद बना 1956 में एमपी छत्तीसगढ़ इकट्ठा था, हमारे 320 विधायक थे, 320, अब 230 बचे जी। तो ये जो मिंटो हाल है, जहाँ पे हमारी विधानसभा थी, ये 320 के लिए तो पर्याप्त था, पर 230 को पर्याप्त नहीं। ये कितनी विचित्र बात है। अब नई विधानसभा बनाएगी, नई विधानसभा बनने के बाद में अब नया सचिवालय के सवाल आ गया। अभी जो विधायक विश्राम गए हैं, इन सबके लिए कितने जगह बट गए। अब इस वजह से भी देखिए कि 50 से 60 कम से कम तो विधायक कैसे होते हैं जिनके पास मंत्री का या मंत्री पद का दर्जा होता है, तो उनको तो बंगले वैसे मिल जाते हैं। तो सारे के सारे बंगले उनके पास में है। इसके बाद भी फिर आपको नया मकान चाहिए, फिर यहाँ पर उनको स्थायी जमीन आवंटित की जाएगी, स्थायी मकान आवंटित किए जा रहे हैं। रिवेरा टाउन बनाएगा, उसमें पूर्व विधायकों के लिए मकान आवंटित किए, सारे लोग बेच के चले गए, अब नए उनके लिए मकान बनाए जा रहे हैं। तो ये सारा का सारा जो है संपत्ति की और पैसे की भूख है, और अपने परिवार को बसाने की। क्यों राजनेता जो क्षेत्र की जनता के माध्यम से चुन के आता है, वो राजधानी में क्यों बसना चाहता है, यहीं क्यों रुकना चाहता है, अपने बच्चों को अपने क्षेत्र में क्यों नहीं पढ़ाना चाहता है, अपने गांव घर के पास वहां क्यों नहीं रहना चाहता है? क्या पहले लोग नहीं थे? एक बात है। दूसरी बात यह है कि ये जो विधायक निधि या सांसद निधि है, ये अलोकतांत्रिक भी है और संवैधानिक भी है। मैं इसे असंवैधानिक कह रहा हूं कि 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, बिल्कुल, तो 50 से लेके और 76 तक ना सांसदों की पेंशन थी, ना सांसद निधि थी, ना विधायकों की पेंशन थी, ना विधायक निधि थी। तो जो 26 साल में लोग थे, सांसद बने, विधायक बने, मंत्री बने, क्या वो लोग योग्य नहीं थे, या उनके कोई अलग संविधान था जो अलग अभी संविधान अलग बन गया?
हमारे संविधान में इसकी कोई व्यवस्था नहीं, परंतु लूट की में सबकी हिस्सेदारी है। ये जो सांसदों की पेंशन का प्रस्ताव आया, ये 1976 में आया, बिल्कुल आपातकाल में। और जब श्रीमती गांधी अपने कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व का स्वरूप बदलना चाहती थी, क्योंकि जो पुराने लोग होते हैं वो कई बार नेता के बच्चों को थोड़ा छोटा मानते हैं, समकक्ष नहीं मानते, तो कांग्रेस की जो हायरकी थी वो हायरकी संजय गांधी को स्वीकार नहीं कर रही थी। तो उनको रिटायर्ड करने के लिए कहा कि तुमको पेंशन दे रहे तो घर पे बैठो आराम करो, पैसे खाओ। उसी की नकल फिर विधानसभा में हो गई। तो हम तो अपने विधायक मित्रों से कहते भी हैं, अपने जो लोग हमारे साथ आपातकाल में जेल में, उससे भी कहते हैं कि भाई आपातकाल का तो विरोध करते हो, तो जो पेंशन है सांसदों की विधायकों की, ये तो आपातकाल की संतान है, इसका विरोध क्यों नहीं करते, इसको क्यों लेते हो? अब जो सांसद निधि या जो विधायक निधि की चर्चा पर भी कर रहे थे, तो अब आप देखिए कि ये विधायक निधि क्यों होना चाहिए। क्या ये विधायक निधि संविधान के अंतर्गत दी हुई नागरिक समानता के खिलाफ नहीं है? एक विधायक के लिए आपने निधि दी अभी 2.5 करोड़ की जी, अभी प्रस्ताव आता है कि उसको 5 करोड़ कर दिया। हम धन्यवाद देते हैं सरकार के लिए कि पता नहीं उन्होंने अपने आप किया या हमारी कुछ आपत्ति के बाद में किया, कि उन्होंने कहा कि नहीं इसको अभी नहीं कर रहे हैं। तो विधायक निधि तो अभी नहीं बढ़ा रहे हैं, 2.5 करोड़ रख रहे हैं, उन्होंने कहा है, पर तनख्वाह बढ़ाएंगे, क्योंकि तनख्वाह बढ़ाने का प्रस्ताव आया है कि 1,10,000 से बढ़ा के 1,75,000 करना है, और भत्ते यत्ते और जो सब सुविधाएं हैं वो भी सब उसकी बढ़ाई जाएंगी। अब विधायक निधि आप किस लिए देते हैं, इसका क्या औचित्य है? हमारा जो पूरा विकास का ढांचा है, इस विकास के ढांचे की जो मौलिक कल्पना भारतीय संविधान की है, जिसका आधार गांधी थे, जिसका आधार हिंदुस्तान का स्वतंत्रता आंदोलन था, वो ये था कि भाई नीचे से प्रस्ताव तय होकर आएंगे पे कहाँ पे काम होना है। पर ये जो विशेष अधिकार दिए जा रहे हैं, इसके चलते नीचे के अधिकार खत्म हो रहा है, ऊपर से थोपा जा रहा है। एक विधायक के पास 2.5 करोड़ रुपया साल का आया, तो वो किसी के लिए कहेगा अच्छा तुम बाजा खरीदने के लिए पैसा ले लो, तो जहां उसके कोई कार्यकर्ता हैं उनके लिए कोई दे देगा। वो इसमें भी भ्रष्टाचार तो ये है कि विधायक निधि से अपने स्टाफ की सैलरी बांटी जा रही है, किसी को और बता के कि कोई बीमार है, किसी को पैसे दिए जा रहे हैं, उसका दुरुपयोग कई तरह से हो रहा है। ये भी हो रहा है, और इससे और बड़ा मैं आपको बताऊं जी, कि शायद अपवाद होंगे, यानी कि तक अपवाद नहीं होंगे, अपवाद हो सकते हैं, परंतु 90% विधायकों की जो विधायक निधि है, सांसदों की सांसद निधि है, इसके पैसे के आवंटन में भ्रष्टाचार होता है। गांव का पंचायत का सरपंच है, अब सरपंच के पास में रेवेन्यू के आय की कोई ज्यादा स्रोत नहीं है, जो स्रोत है वो उनको कर नहीं पा रहा है, क्योंकि गांव में अगर वो वसूली करने जाए तो लोग झगड़ा करेंगे, वोट नहीं देंगे, तो राज्य के ऊपर निर्भर करता है अब या कुछ करता है। अब उसे बताना है जनता को हम कुछ काम कर रहे हैं, तो जाएगा सांसद के पास, विधायक के पास कि साहब हमारे लिए 10 लाख रुपए मंजूर कर दिया, कुछ काम बताएं, 25 लाख रुपए मंजूर करिए। आजकल ये नियम बन गया है, पक्का अलिखित नियम जैसा बन गया है कि 10%, 15% से लेके 20% तक अग्रिम ले लिया जाता है। आपको 20 लाख रुपए चाहिए तो उसका 20% जो हुआ आपका 4 लाख रुपया, वो आप पहले दे जाइए और आपका पैसा मंजूर हो जाएगा। अच्छा, आप पकड़ में ना पाए तो अभी हमको बताया हमारे कुछ जानकार मित्रों ने कि एक नया तरीका निकाला गया है कि आपको चाहिए विधायक निधि का पैसा, तो आपसे दरखास्त चले गया, पत्र ले लेंगे सरपंच से या जो भी लेने के लिए उससे 1 महीने पहले का, कि आपने साहब जून महीने में दरखास्त दी, फिर आप उसके ऊपर टिप्पणी मांग रहे हैं कि साहब ये जनपद वाला टिप्पणी कर दे तो अमुक टिप्पणी कर दे, और 2-3 टिप्पणियां लेकर के रख लेते हैं और फिर उसके बाद में पैसा दे देते हैं, और पैसा का एडवांस पहले चला जा रहा है। अब जब बताइए कि 20% भ्रष्टाचार में चला गया जनप्रतिनिधि के पास, तो अफसर तो कोई भूखा रहने वाला है नहीं, तो 20% वो भी खाएगा, फिर 20-25% जो पूंजी लगा के काम करेगा तो वो भी खाएगा, मुनाफा कमाएगा। तो 100% में से जब 40% ही जाएगा तो सड़कों में गड्ढे नहीं बने तो क्या होगा? आज अगर ये हालत है इस प्रदेश की कि राजधानी में गड्ढे, हमें याद है कि जब शिवराज जी मुख्यमंत्री थे तो एक दिन उन्होंने पत्रकार वार्ता में बड़ा दुख व्यक्त किया और बोला, अफसरों को बुला के डांटा काफी, कहा कि क्या कर रहे हैं आप लोग, हमको पत्रकार लोग गड्ढे गिरा रहे हैं, 30 हैं और 40 हैं, और शिवराज जी चले गए और गड्ढे जो कहते हैं। तो गड्ढे तो आगे भी ऐसे ही रहेंगे जो हमारे पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जी, तो एक दिन हमने, जब मैं छोटा था, उससे पूछा
या आपने कोई ताम्रपत्र नहीं लिया, कोई जमीन नहीं ली, कोई पेंशन ली, क्या बजाएगा? तो उनने हमसे कहा था कि देखो बेटा, जो काम देश की सेवा के लिए करो उसका कोई मूल्य नहीं लेना। तो मैंने तो उनकी बात को माना और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उस पर अमल करूँ। अभी तक तो कोई पेंशन मैंने ली नहीं और नहीं लूँगा, ऐसा उम्मीद है। आपने शिवराज जी की बात की तो अभी इसी से मुझे याद आ गया कि शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और अभी केंद्र में मंत्री हैं। एक समय उन्होंने 2 बंगले मिला के एक बंगला अपने नाम किया, जिस तरह से आपने बात की, और एक सीएम हाउस तो उनके पास था ही, तो 3-3 4-4 बंगलों पे वो विराजमान थे। तो ये तो बिल्कुल आप जो कह रहे हैं वो चीज़ें हैं। इसी तरह से आप मध्य प्रदेश में विधानसभा आप कह रहे हैं कि मिनटों हाल ठीक ठाक था, उसमें क्या जरूरत थी, नहीं तो दिल्ली में तो संसद बन रही पूरी नहीं। हाँ, तो दिल्ली की सरकार ने भी जो विस्टा प्रोजेक्ट बनाया उसके ऊपर 25,000 करोड़ रुपये का पहले प्रावधान किया था। बिल्कुल। अभी जानकारी मिली है कि उसको बढ़ा के 40,000 करोड़ रुपये के आसपास पहुंचाया जा रहा है। परसों हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी ने एक कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया है जी। कर्तव्य भवन किसके लिए है? कर्मचारियों और अधिकारियों को बैठने के लिए बनाया गया है। तो अब 25,000 करोड़ रुपया का वहां निर्माण हो गया और ज्यादा भी जितने का हो जाएगा दिल्ली की सरकार के पास, तो 20% कमीशन वहां भी जाएगा। आप देखिए कुछ चीजों के क्या संबंध में आपको बताता हूँ। अब मध्य प्रदेश की सरकार ने कहा कि भाई हम क्यों पीछे रहेंगे, इस सरकार ने भी तय कर लिया विस्टा प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। अभी कह रहे हैं कि जो सचिवालय है तो नया सचिवालय का भवन बनाया जाए जी। अब आज जो सचिवालय का भवन है वो 2 राज्यों के लिए तो पर्याप्त था, परंतु अब 2/3 राज्य के लिए पर्याप्त नहीं है। जो सचिवालय भवन है विधानसभा के पास में बना हुआ है, तो अधिकारियों के लिए आना जाना भी सुविधा का काम है। देखिए 2 प्रकार की घटनाएं घट रही हैं पंकज जी, चिंता की बात है। एक तो जो नए निर्माण कर रहे हैं ये सारे गैर जरूरी है, इनके पीछे भ्रष्टाचार है। आप बताइए कि हिंदुस्तान में 54,000 स्कूल, ये सरकार की रिपोर्ट बता रहा हूँ आपको, जी। ऐसे हैं प्राइमरी स्कूल जो जर्जर हालत में हैं, जो वहाँ बच्चों को बैठना खतरनाक है। पिछले 1 महीने कितनी घटनाएं घटी हैं कि जहाँ पे बच्चे मरे हैं, निर्दोष बच्चे मरे हैं। जी। उनकी मरम्मत के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, परंतु दिल्ली के नए संसद भवन बनाने के, नए सचिवालय बनाने के लिए पैसा है, नए प्रधानमंत्री भवन बनाने के पैसा है। तो ये सारा का सारा जो निर्माण कार्य है, इस निर्माण कार्य के पीछे एक कारण है बड़ा भ्रष्टाचार का होता है। दूसरा कि अब मैं देख रहा हूं कि कुछ दिनों से एक नई प्रकार की प्रवृत्ति पैदा हुई है जो मूलतः जन विरोधी है। हमको पता नहीं कि अभी बीच में आप रायपुर गए कि नहीं गए। रायपुर में जो नया सचिवालय बना है बिल्कुल। वो नया रायपुर में। अब नया रायपुर की जो दूरी है वो रायपुर शहर से करीब की 18 से 20 किलोमीटर दूरी। अब आप बताइए कोई गरीब आदमी कैसे वहां जाएगा? यहाँ पर जो सचिवालय बनाएंगे, जो बनाने की चर्चा चली विस्टा प्रोजेक्ट में है, तो वो सचिवालय जहां बनेगा वहां आम आदमी कैसे जा पाएगा? तो अफसरशाही जनता से दूर रहने के लिए, जनता के संपर्क से बचने के लिए ये भी काम कर रही है। तो भ्रष्टाचार एक माध्यम है, जनता से दूर रहना दूसरा माध्यम है। एक जमाने में जब अंग्रेज अधिकारी होते थे, अब तो उनके बंगले हैं, शाम गए हैं, शहरों के बीच में आगे आबादी बढ़ गई है। उस जमाने में शहर से दूर होते थे। तो अफसर वो है, अधिकारी वो है, सत्ताधीश वो है जो शहर से दूर रहे, राजा वो है जो जिसका राजमहल आबादी से दूर रहे, आबादी केवल सुरक्षा के लिए है, मरने के लिए बकाया बहुत दूर रहे। तो ये जो नया राजतंत्र का तरीका निकाला गया है, ये तरीका है, ये जनता से दूर करने का तरीका है, ये बहुत खतरनाक तरीका है। आज तो सचिवालय में लोग चले जाते हैं, 1 घंटे में अनुमति मिलती है, जाते हैं, पहुंच जाते हैं। अब IAS अफसर बैठेगा, सेक्रेटरी बैठेगा उस सचिवालय में जाके, उसको जब मंत्री से मिलना होगा तो मंत्री भी वही रहेगा, मंत्री वहां पहुंच जाएगा, कार्य उनके पास में है, पर जनता क्या करेगी साहब? जनता कैसे जाएगी? वहां पे प्रतिबंध लगा दी जाएगी। तो कुल मिला के भ्रष्टाचार और जनता से सत्ता को, अफसरों को दूर करना या सत्ता को दूर करने का काम हो रहा है। लेकिन ये कहा जाता है कि विस्तार जरूरी है और ये सब चीजें बहुत मतलब आवश्यक है भविष्य की दूरदर्शिता के हिसाब से। अब तक आप ये सवाल उठाते रहे, मतलब आप मतलब लोगों से कहा जाता है कि ये सवाल उठाते रहे हैं कि साहब आपने 30 साल आगे की प्लानिंग क्यों नहीं की, और इसलिए ये सवाल है, इसलिए हम जब हम निर्माण कर रहे हैं तो इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हम तो बहुत भविष्य का हिंदुस्तान सोच के ये सारी चीजें कर रहे हैं। नहीं, निस्संदेह आप 30 साल का, 50 साल के भविष्य के बारे में सोचिए, मैं कहने क्या मत सोचिए,
परंतु आप ये बताइए कि विधायक तो कोई संतान पैदा नहीं करेगा ना विधायक। क्या विधायक विधायक पैदा कर देगा? बिल्कुल तो विधायक तो 230 रहेंगे ना। बिल्कुल। अच्छा, जब आपके पास में नई विधानसभा बनी है, अगर पुरानी विधानसभा आपकी 320 के लिए सक्षम थी, तो नई विधानसभा आपकी तो 400 के सक्षम होगी। बिल्कुल। तो विस्तार भी मान लो होगा, तो विस्तार को होने की प्रक्रिया तो कितनी लंबी है, तो उसकी प्राथमिकता आज कहाँ है, उसकी जरूरत आज कहाँ है? आप उसमें योजना बनाइए 30 साल की आगे की, 25 साल आगे की, जिस योजना का संबंध आम जनता के साथ है। देखिए, सरकार अपनी सुविधाओं के लिए, तंत्र अपनी सुविधाओं के लिए तो विकास की तत्काल बात कर लेता है, पैसा तय कर लेता है जी। परंतु जनता की सुविधाओं के लिए तो नहीं तय करता। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से कि 1,12,000 स्कूल, प्राइमरी स्कूल बंद हो गए हैं पिछले 1 साल में पूरे देश में जी। 54,000 स्कूल सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक जर्जर हालत है, जो टूट रहे हैं और टूटे जा रहे हैं, खत्म। क्या इनके लिए कोई योजना बनाई? फिर योजना की कोई प्राथमिकता होना चाहिए ना। आपके पास पहले स्कूल बनाना है कि पहले विधायक के लिए नया मकान बनाना है? बिल्कुल। अगर ऐसी कोई सरकार की योजना है, ऐसी कोई सरकार है जो ये कहती है कि स्कूल में, जर्जर स्कूल में बच्चों को मिलने दो और विधायक को नया मकान बना के दो, तो मैं कहूंगा कि वो सरकार असंवैधानिक है, हत्यारी है और अमानवीय। अभी आपने बीच में जिक्र किया लाडली मोहन निगम जी का, तो वो क्या किस्सा है कि जिसमें ये कहा जाता है कि आपका नाम राज्यसभा के लिए लिया गया था और आपने लाडली मोहन निगम जी का नाम दिया? ये मैंने पढ़ा है कहीं, तो इसमें आप खुद ही बताएंगे तो ज्यादा बेहतर। देखिए, मैं जब राजनीति में आया 1963 में और डॉक्टर लोहिया की पार्टी में मेंबर बना, उस समय लाडली जी हम लोग के इलाके के नेता होते थे और लाडली जी ने भी एक जमाने में बहुत त्याग किया था। लाडली के पिताजी बहुत बड़े वकील थे और लोगों को पता नहीं है कि लाडली मोहन निगम की शिक्षा दीक्षा आनंद भवन में हुई थी। यानी इंदिरा जी और वो साथ साथ खेलते थे, वो वहीं पढ़ते थे, क्योंकि मोतीलाल जी नेहरू इलाहाबाद के हाईकोर्ट के बड़े वकील थे। इनके पिताजी रीवा राज्य के भी वकील थे और बड़े वकील थे और एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे। वो आज़ादी के आंदोलन में भी जेल में रहे, फिर लोहिया के साथ रहे और जिंदगी भर लोहिया जी के साथ रहे। तो जब हम राजनीति में आए थे तो वो हम लोग उनको भाषण कराते थे, मीटिंग कराते थे। वो भी सारी जिंदगी संगठन में काम करते रहे और जैसा होता है कबून की एक नेता की मृत्यु के बाद में थोड़े उसको जो अनुयायी हैं उसके लिए अपमानित होना पड़ता है, कुछ पीछे जाना पड़ता है। लोहिया की मौत के बाद वो कहीं पर ही पहुंच पाए। तो निस्संदेह हमारे ऊपर ये दबाव भी था मित्रों का और पार्टी का भी कहना था कि नहीं, आपको बनना चाहिए। हमारे विधायक लोग भी सभी चाहते थे, कुछ बदलाव करने को भी तैयार हो रहे थे, पर ये हमारे मन में था कि भाई हमको लाडली मोहन निगम को पहले बनाना चाहिए। ये 2 लोग हैं जिनको हमको पहले बनाना चाहिए, लाडली मोहन निगम और एक मामा बालेश्वर दयाल जी। मामा जी इटावा से आए थे, यहाँ पे आए स्कूल की शिक्षा में नौकरी करने के लिए, उनके भाई यहाँ पर थे। फिर यहाँ पर आके उन्होंने आदिवासियों को इकट्ठा करना शुरू किया, उनका आंदोलन शुरू किया, फ्रीडम फाइटर भी थे और वहीं बस गए और मामा जी हो गए। क्योंकि उन्होंने बताया कि मामा जी का पूरा नाम भी क्या है। आज हम बताए लोगों के मामा जी का नाम जो था वो था बालेश्वर दयाल दीक्षित। अच्छा, लोगों को पता नहीं, तो मामा जी हो गए, मामा जी मैंने भी मामा हो गए। तो इनके लिए पहले जाना चाहिए। हमारे पास उम्र है, अब 77 में हमारी जो उम्र थी वो थी 31 साल की, तो 50 साल और पड़े थे अभी बनने के पहले के। परंतु उनके पास क्या जीवन था, तो हमने तय किया कि नहीं, हम नहीं जाएंगे, हमको भेजेंगे। हमारे मित्रों ने विरोध भी किया, कुछ ने भावनात्मक किया, कुछ ने दिखाने को भी किया, कुछ ने हमारी चापलूसी को भी किया कि नहीं नहीं होना चाहिए। परंतु हमने कहा नहीं, उचित नहीं है, हम इनको बनाएंगे। और हमने दोनों जनों के नामांकन कराए। उनको पता भी नहीं था कि उनके लिए कोई विधायक को वोट डालना है। वो सारी भी हमने काम किया और उनको बनाया। हमको इस पर गर्व है कि हम अपना वो दायित्व निर्वहन कर सके जो किसी समाजवादी को करना चाहिए। कभी ऐसा नहीं लगा आपको कि उसके बाद दूसरी बार, जैसे आपने उस समय कहा कि मेरी उम्र भी कम है, तो फिर दूसरे लोगों को मौका मिले, कि दूसरा मौका आपको नहीं मिला या कभी मिला इसके बाद? मौका तो बहुत मिले, परंतु जब तक राज्यसभा का स्वरूप तो बदल गया। क्या था कि जिस जमाने में 77 में जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, उस समय पर जो राज्यसभा का मेंबर होता था तो दलीय अनुशासन के नाम पर उस प्रकार की स्थितियां नहीं थी। आदमी को काम करने की स्वतंत्रता थी जी। देखिए, अगर स्वतंत्रता नहीं होती काम करने की, तो क्या लोहिया के कार्यकाल में मधुल में या रवि राय या किशन पटनायक कोई ये लोग नेता बन पाते? एक आजादी थी ना कि नहीं है।
आपके लिए संसद में काम करना है, फिर मुक्त होकर काम करना है, कोई बंधन नहीं। परंतु कालांतर में जो राजनीति में बदलाव आए हैं, तो हमको मौका फिर उसके बाद मिला जब हम जनता दल के थे। तो जनता दल में भी ये सवाल आया कि भाई आपको राज्यसभा में चले जाएंगे, बल्कि ये प्रस्ताव भी लिख लिया गया था कि हम लोकसभा नहीं लड़ रहे हैं तो जनता दल में इस पर राज्यसभा भेजा जाएगा। पर राज्यसभा में जाने के बाद में क्या हम कोई अपनी उस राज्यसभा के दायित्व की भूमिका को निर्वाह कर पाते? उस सरकार के हमारे कई सवालों से हमारे बड़े मतभेद रहे। हमारे साथ बड़ी असुविधा और दिक्कत ये है पंकज भाई कि हमें बाहर भी लड़ना पड़ता है, घर में भी लड़ना पड़ता है, और जब आप नीति के रात पे चलेंगे तो घर में और ज्यादा लड़ना पड़ता है। बिल्कुल। तो ये दिक्कत वहां भी थी। अब जैसे पेप्सी कोला, हमारी लगातार राय है कि जो विदेशी पूंजी उपभोक्ता क्षेत्र में आ रही है इसको बंद कर देना चाहिए। और हम लोगों ने एक जमाने आंदोलन चलाया था, पेप्सी कोला वापस जाओ। विश्वनाथ प्रताप जी बाद में जनता दल के नेता बन गए, एक घटनाक्रम हो गया, अलग चीज है। वरना वो जहाँ के रहने वाले थे बाडा में, उनके यहाँ पर खुद सीलिंग की से ज्यादा जमीन थी। तो जो विशारद कमेटी बनी थी उत्तर प्रदेश में, उसने बताया था कि उत्तर प्रदेश में उस जमाने का जब कभी याद आ रहा है कि 2-2.5 लोग थे जिनके पास में सीलिंग से ज्यादा जमीन। तो हमने मांडा में जाके आंदोलन किया था कि इनकी जमीन के लिए जब्त किया जाए, और हम उससे गिरफ्तार हुए थे। अब वो जनता दल के अध्यक्ष बन गया, मैं महामंत्री बन गया, फिर वो प्रधानमंत्री बन गए। तो अब अगर मान लो हम राज्यसभा में जाते उनकी तरफ से और वहां पे कोई हमसे पूछता कि साहब बताइए विशारद कमेटी की रिपोर्ट लागू होना चाहिए, हम ये कहते हैं कि साहब हाँ होना चाहिए और इनकी जमीन जब्त होना चाहिए, तो लोग कहते हैं आप पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। और अगर नहीं बोलते तो लोग कहते हैं कि आप तो देखिए धोखा कर रहे हैं, आप तो कोई कल भी बोलते थे। तो अपना चेहरा साफ रहे इसलिए हमने मना किया कि नहीं जाना है। फिर मुलायम सिंह के जमाने में सवाल आया, मुलायम सिंह ने 2 बार हमको ये प्रस्ताव किया कि आप राज्यसभा चले जाइए, पर तब तक राज्यसभा बन गई है पीआरओ। अब राज्यसभा जो है पीआरओ है। एक भी व्यक्ति राज्यसभा में आज ऐसा नहीं है कि जो अपने दल के अपराध के बारे में गलती बारे बोल सके। आज दूसरों के बारे में बोलने वाले हैं, भाजपा वाला कांग्रेस बारे में बोलेगा, कांग्रेस वाला भाजपा के बारे में बोलेगा, फिर जाके शाम को बताएगा नेता को कि देखो हमने साहब ये बोला है, हमने इतनी गालियां दी है, उनकी संख्या करके बता देगा, परंतु अपने दल के बारे में बोल सकता है। तो आज जो राज्यसभा है, ये राज्यसभा का मेंबर राज्यसभा नहीं है, ये अपर हाउस नहीं है, ये पब्लिक रिलेशन ऑफिसर वाला हाउस है, पीआरओ बन गया, तो इसलिए उसमें नहीं बनी। सुना है मैंने कि राज्यसभा में सीट जो है करोड़ों रुपए में बिकती है, तो कोई ऐसा आपको जानकारी है कि कुछ किस्से ऐसे कि आपने भी या किसी जनता दल में रहते हुए विरोध किया और कोई आदमी राज्यसभा पहुंच गया? राज्यसभा में तो सीटें बिकना शुरू हो गई थी, वैसे तो पहले बिकती रही हैं, राज्यसभा में बिकती है, हिंदुस्तान में तो उपाधियां बिकती थी। अब हम आपको किस्सा एक सुना दें जी। 1971 का चुनाव हुआ जिसमें श्रीमती इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। बिल्कुल। तो हमारे शहर के एक बड़ी सेठ थे मणिभाई पटेल। कहाँ पर? सागर में। सागर? हाँ, मेरा घर है सागर में। हाँ नहीं, मैंने दर्शकों को भी मालूम पड़े आपका शहर तो मणिभाई पटेल थे जी। तो मणिभाई पटेल को श्रीमती गांधी ने लड़ाया था विदिशा चुनाव से, लोकसभा का चुनाव। उनके खिलाफ लड़े थे रामनाथ गोयनका, पटेल बीड़ी वाले। हाँ, ये पटेल बीड़ी वाले थे, चर्चित रहे। हाँ, पटेल बीड़ी। और रामनाथ गोयनका लड़े थे जनसंघ जी। तो ऐसा बताया जाता है कि मणिभाई पटेल को कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा जी ने हिदायत दिया था कि भाई तुमको हम टिकट दे रहे हैं और पास की जो 4 सीटें हैं लोकसभा की, इनका खर्चा आपको उठाना। तो उन्हें उठाया होगा, पैसा दिया होगा। फिर इसके बाद में वो चुनाव लड़े, पर चुनाव में हार गए मणिभाई पटेल जी। तो कांग्रेस वालों ने कहा कि इंदिरा जी से भाई तो बड़ा दाई है कि पिता ने पैसा भी लगाया, 4 से जीत गए, हार गए, इनका पैसा चला नहीं। तो उनको उस जमाने में पद्म भूषण दे दिया गया। अच्छा, वो पैसा एडजस्ट कर दिया ना, मतलब तो माने उपाधियां पे करी। फिर बात का जो दौर आया, राज्यसभा का जब दौर आए, तो राज्यसभा भी ये हुआ कि बड़े बड़े पैसे वालों के लिए टिकट देना शुरू हुआ है, लोकसभा में टिकट देना शुरू हुआ। अब बहुजन समाज पार्टी जो एक प्रकार से दलितों की, गरीबों की पार्टी थी, एससी लोगों की पार्टी थी, उसने मल्होत्रा को टिकट दिया जो बड़ा पैसा उद्योगपति था। बिल्कुल। और पैसा लेकर दिया। जब हमारी समाजवादी पार्टी बनी तो समाजवादी पार्टी में पहले जो राज्यसभा के मेंबर बने थे सबसे पहले वो संजय डालमिया थे। और संजय डालमिया के और मुलायम सिंह के संबंध कैसे रहे तो बाद में कहा गया कि जब मुलायम सिंह पहली बार चीफ मिनिस्टर बने थे
1990 में। तो एक जगह है, आपने तो सुना होगा, रेणुकूट। वहां पे एक सरकारी सीमेंट फैक्ट्री है, डाला सीमेंट फैक्ट्री। बिल्कुल। तो डाला सीमेंट फैक्ट्री के ऊपर जो सरकारी लागत लगी थी वो लगभग 120 करोड़ की लागत थी, या 114 करोड़ की लागत थी। अब उस डाला सीमेंट फैक्ट्री को मुलायम सिंह जी ने संजय डालमिया को बेच दिया, और वो बेच दिया था मेरे ख्याल से अभी कुछ बना रहा है शायद 7 करोड़ रुपए में। उसमें से भी 4 करोड़ रुपया उनका बैंक का लोन था, 2 करोड़ सरकार ने अनुदान दिया था और 1 करोड़ रुपये ने लगाया था। तो 114 करोड़ की सरकारी संपत्ति, वो भी जब बनी तब, जब बिकी तब तो पता नहीं कितने की हो गई, वो 1 करोड़ में बिक गई। वहां हमारी मजदूर संगठन था, समाजवादियों का, लोहिया के लोगों का, हिंद मजदूर पंचायत, उनने विरोध किया। वहां विरोध किया तो उन्हीं मजदूर पर उसी सरकार ने गोली चलाई और लोग मारे गए, और वही संजय डालमिया को सबसे पहले राज्यसभा में मुलायम सिंह ने भेजा है। तो ये तो साफ है कि सीटें बिक रही हैं, पैसे में जा रही हैं। आजकल तो ये लोगों ने चैलेंज बना दिया है। और हमने एक बार संजय डालमिया से पूछा कि संजय, तुमने पैसा देके राज्यसभा ले ली है, तो तुम्हें इससे फायदा क्या है, ये बताओ। तो संजय डालमिया हमारे वैसे अच्छे मित्र थे और उन्होंने खुल के बात भी करते थे। तो बोले कि देखिए, हमें बड़ा फायदा है। एक फायदा तो बोले है कि एक सांसद को साल में मोटा मोटी तौर पर तनख्वाह और भत्ता सब मिला के उस जमाने 10-12 लाख रुपए मिल जाता था जी। तो बोले 60 लाख रुपए दोबारा ये वापस आ जाएगा। हमने मान लो 2 करोड़ रुपए दिए, 60 गणित तो जोरदार है। नंबर 2, जिंदगी भर को हमको रेलवे के 2 फ्री पास मिल गए। तो अगर मान लो हम साल में अपने परिवार के साथ में 1-2 लाख की यात्राएं करते हैं, तो 20-30 साल जिएंगे तो 60 लाख की वो हमारी होगी। नंबर 3, पूरी लाइफ टाइम हमको पेंशन मिलेगी। नंबर 4, आप सेंट्रल हाल में घुस नहीं सकते हैं, पार्लियामेंट में घुस नहीं सकते हैं। हम जब चाहे आएंगे, हमें मंत्रियों से मिलना है तो हमारे संबंध का माध्यम बना रहेगा। और पूर्व सांसद कहलाएंगे तो इनकम टैक्स वाले छापा नहीं डालेंगे। तो उन्होंने हमको 5 लाख गिराए कि हमको राज्यसभा के लिए 2 करोड़ ले लेते, एक हैसियत मिल जाती है। तो बिक रही हैं, आज भी बिक रही हैं, पहले बिक रही हैं। और अब तो क्या है कि सरेआम बोलियां लगी हुई है, खुलेआम बोलियां लगी। मुलायम सिंह जी की बात हुई तो मुलायम सिंह जी के साथ अमर सिंह रहे, और उसका बड़ा वो रहा कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से अमर सिंह चलाते हैं और पूरा सब कुछ कारपोरेट ढंग से चलता है, और फिल्म इंडस्ट्री और अमिताभ बच्चन और तमाम लोग। आपके उस दौर में कभी मुलायम सिंह जी से बात नहीं हुई इसको लेके कि ये सब क्या चल रहा है? देखिए, मुलायम सिंह जी अमर सिंह को लाना चाहते थे, और एक बड़ा नेक्सस है राजनीति के बीच में। अब मुलायम सिंह की बहुत अभिन्न मित्रता थी स्वर्गीय माधवराव सिंधिया से जी। ये आश्चर्य रिश्ता है। यानी यहाँ तक कि माधवराव सिंधिया उनके परिवार के घर की शादियों में जाते थे, उस जमाने की 1-2 लाख की 3 कार होती थी, वो बैठवाई देते थे। और उसके भी अपने कारण है कि यूपी के मुख्यमंत्री जी थे और यूपी के नेता थे मुलायम सिंह, उनके पास सत्ता थी या सत्ता सकती थी। वो इनका जो गीतांजलि ट्रस्ट है खानदान का, इस परिवार का, किसका? सिंधिया परिवार का। सिंधिया परिवार, उसका बेस तो इलाहाबाद संपत्तियां वहां पर है जी। तो सारी जो राजनीति है सिंधिया परिवार की भी, वो संपत्तियों को बचाने की बनी रही है। कारण है। तो मतलब आप, एक दोस्ती रही उनके बीच। ये याराना जो है राजनीति में कोई भी बड़ा खतरनाक बिना फायदे के। अभी के तो इतने घटनाएं हैं कि आपको सुना जरूरत है, आप भी थक जाओगे। नहीं, हम नहीं थकेंगे, आप बताइए। हमको अच्छा लगेगा। तो अमर सिंह जो है, अमर सिंह भी हमारी पार्टी में जब तक हम शामिल थे नहीं आ पाए। तो अब ये योजना बनाई कि भाई कोई तरीका हो कि इसमें रघु ठाकुर बाहर निकले या इनको निकाला जाए, तो फिर अमर सिंह आ पाए। क्योंकि अमर सिंह को लाने के लिए सारी लॉबी सक्रिय हो गई थी। उसकी वजह थी कि जब जनता दल टूट गया और हम लोगों ने समाजवादी पार्टी बनाई, तो और मुलायम सिंह सुबह 7 में थे, वो अध्यक्ष चुने गए, मैं उसका महामंत्री चुन गया। जो हमारा नीति वक्तव्य लिखा था, उसको लिखने में मेरी बड़ी भूमिका है। उस नीति वक्तव्य में हम लोगों ने तय किया था कि किसी भी क्षेत्र में एफडीआई नहीं आएगी, केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के सवाल को छोड़कर। उपभोक्ता क्षेत्र में एफडीआई नहीं आएगी। परंतु मुलायम सिंह सरकार में जाने के बाद, 1994 में सरकार बनने के बाद, उनका जो मूल स्वभाव था उस स्वभाव में वापस पहुंच गए। और मैं मूल स्वभाव से कह रहा हूँ कि ये गलती उन्होंने पहले भी की थी, और हमने पहले भी उनके साथ में पार्टी बनाने से इनकार किया था, पर बाद में हमारे मित्रों ने बहुत दबाव डाला और हमने
हम मानते हैं कि हमने गलती की, हम उसमें शामिल हो गए, पर ये गलती हमने नहीं की कि हमने किसी भी समय समझौता नहीं किया, हम इससे लड़ते रहे। इसलिए हमने उनको रास्ता अगले बना किया कि हम जाएंगे तो फिर हम ये बातें कह नहीं पाएंगे। तो उन्होंने सरकार में बनने के बाद में एफडीआई के लिए एक प्रकार से समर्थन का प्रस्ताव किया। समर्थन का प्रस्ताव इस प्रकार से किया कि वो संजय डालमिया ने उनको सराही थी कि अब यूपी सबसे बड़ा स्टेट है, जहाँ के उस जमाने में 85 सांसद होते थे, तो यही का प्रधानमंत्री बनता है। नेहरू जी बने, इंदिरा जी बनी, राजीव बने, बीपी सिंह बने, एक तो अल्पकाल का मोरारजी भाई को छोड़ वही से बनते हैं जी। तो इसलिए आपको अब आगे के रास्ते बनाना चाहिए। तो उद्योग जगत को साथ में लो, पास पैसा है, प्रचार है, साधन है। तो यहाँ से एक चार्टर्ड प्लेन से काफी उद्योगपति को लेके ये लोग गए लंदन, और वहाँ हिंदुजा पर नहीं लिखा लिए अतिथि में थे के वहाँ गए, वहाँ उनकी मीटिंग हुई, और फिर वहाँ से जब लौट के आए तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक हमारी हुई। उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में मुलायम सिंह ने बताया कि हम अभी विदेश होके आए हैं और हमने वहाँ अपनी उद्योग नीति रखी है। उसका एक बिंदु हमने रखा था कि हिंदुस्तान में विदेशी पूंजी आए, आप लोग रहिए, और खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग में लाइए। नंबर 2, जो विदेशी पूंजी यहाँ पर आए, तो जो लोग यहाँ आए हैं वो हमारे देश के उद्योगपति से कोलैबोरेट करें, इनको कोलैबोरेशन में लाएं। वो तीसरी एक और बात थी, वो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, बात बताऊंगा। ये बात उन्होंने कही। अभी ये एक मामला चल रहा है, चूंकि बात एफडीआई की और इसकी आई, तो जॉर्ज फर्नांडिस साहब से आपका मुलाकात तो रही होगी। तो ये कहा जाता है बार बार कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस साहब को धोखा दिया। ये मैं मतलब बिहार में प्रभात खबर में संपादक भी रहा, तो ये बात वहां भी लोग कहते थे कि साहब नीतीश कुमार ने जॉर्ज फर्नांडिस साहब को धोखा दिया और ये किया। और अभी नीतीश कुमार अपनी सारी नीतियों से अलग, समाजवाद, जनता दल और सबसे अलग भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार चला रहे हैं। तो ये दोनों बातें क्या है? जॉर्ज फर्नांडिस को नीतीश कुमार ने धोखा दिया और दूसरा भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार की सरकार। देखिए, जॉर्ज फर्नांडिस से तो मेरे संबंध 1967 से रहे जी। जब डॉक्टर लोहिया ने उनको पहली बार चुनाव लड़ाया लोकसभा का बम्बई से, जी। वो जीत के आए, और इससे उनको बहुत बड़ा नाम भी मिला जी। कि वो एसके पाटिल को हरा के आए थे, जॉइंट क्लर्क माने गए। तो तब से हमारा संपर्क था। उस चुनाव में हम चुनाव प्रचार के लिए गए थे, और उनसे मतभेद भी हमारे इस बात में शुरू हुए, क्योंकि कई कारण थे। अब वो कहानी अधूरी रह गई, मैं आपको जो बता रहा था समाजवादी पार्टी के नीतियों वाली, कि जब वो मुलायम सिंह जी वहाँ लौट के आए, उसको इसलिए पूरा करने के दोनों में भी संपर्क है, जुड़ा हुआ है। जी जी। तो उन्होंने कार्यकारिणी में कहा कि समर्थन कार्यकारिणी इसका प्रस्ताव कर दे। हमने उसका विरोध किया वहाँ, और हमने कहा कि भाई हमारे नीति वक्तव्य में हमने लिखा हुआ है कि फूड प्रोसेसिंग में नहीं आएगी, तो ये प्रस्ताव कार्यकारिणी कर नहीं सकते, नंबर 1। नंबर 2, हमारे देश के जो उद्योगपति हैं ये तो कोलैबोरेट करने के लेटर पड़े हुए चित्त हैं कि उद्योग विदेशी वालों से मिल जाए। अगर यहाँ वाले के एलएनएमएस का अपना कोई शेयर होल्डर बना ले तो ये तो 3 पीढ़ी धन मानेंगे अपना। दूसरी रेट का तो कोई सवाल ही नहीं। तीसरी शर्त आपने बताई नहीं। तो उस दिन काफी डिबेट हुआ। फिर मुलायम सिंह ने समझौता प्रस्ताव हमको भेजा कि किसी प्रकार से मान जाए, उसको छोड़ दें। हमने कहा नहीं, वोट कराइए। हमको मालूम है कि वोट हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री को वोट मिलता है, आपकी मुख्यमंत्री वर्ग है ताकत, पर वो लाइन नहीं खींचना चाहते थे। उन्होंने अपना प्रस्ताव वापस कर लिया। अच्छा। पर लाइन खींच के उन्होंने उस दिन से तय लिया कि हमको निकालना जाना है, क्योंकि ये जो पूंजी की नीति है, पूंजी की जो साथ है, ये साथ अब कैसे हो पाएगा। जॉर्ज फर्नांडिस जो है वो 1967 से लेकर 71 और उसके आसपास तक तो काफी सक्रिय रहे, और आपातकाल में उन्होंने काफी अच्छा काम किया, और हमारा उनके साथ बहुत संबंध रहा। हमने बहुत साथ साथ दौरा किए, और आदमी के उत्थान का और आदमी के पतन को भी हमने बड़ी बारीकी से देखा है। देखिए, मैं जॉर्ज फर्नांडिस के पतन का भी गवाया, और मैंने जॉर्ज फर्नांडिस की पीड़ा को भी देखा और सहा है। अब आपको आश्चर्य हुआ कि एक दौर ऐसा आया कि जब उस समय पे एक्स एमपी के लिए कोई पास नहीं होता था। जी।
और हम लोग दौरे पे गए थे विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम से को वापस आना था, रात को चल के सुबह विजयवाड़ा पहुंचना था। और विजयवाड़ा से एक जगह है पास में खम्मम, वहां पे भी हमारी सभा थी, विजयवाड़ा भी सभा थी। तो बहुत गर्मी थी, एक तो समुद्र तट के बाद उमस बहुत रहती है। हमारे साथी लोग थे, बंधु लोग थे, बेचारे गरीब लोग थे, तो उन्होंने स्लीपर क्लास के 2 टिकट लिए हुए थे। तो हम लोग आए 11 बजे सब कार्यक्रम उठा के। जहाज भी सुबह से मीटिंग कर रहे थे साथ साथ में, वो भी थक गए थे। आरक्षण हमारा कंफर्म नहीं हुआ, ना झारखंड का हमारा। देखिए समाज भी बहुत क्रूर है, समाज भी नेताओं के पतन के बड़ा जवाबदार है। मैं आपको ये भी सतर्क करना चाहता हूँ कि जो अवसरवादिता समाज दिखाता है लोगों के साथ, वो भी बहुत खतरनाक चीज है। तो जब हम लोग वहां आए तो देखा कि झारखंड का आरक्षण कंफर्म नहीं। वो मित्र लोग बोले कि हमने चिट्ठी भेज दी डीआरएम के यहाँ। झारखंड इसके पहले, ये घटना मैं बता रहा हूँ आपको 1985 की। 1970 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, बिल्कुल 67 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, 70 में सरकार के मंत्री रहे, उसके बाद फिर 80 से 85 तक फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, और 85 में हार गए तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं थे। एक दूसरा, वो आदमी हिंदुस्तान के उस रेलवे संगठन का सबसे बड़ा अध्यक्ष और नेता रहा है जिसने दुनिया की सबसे बड़ी रेल हड़ताल हिंदुस्तान में कराई थी। 8 मई 74 को जो रेल हड़ताल थी उसमें हम लोग गिरफ्तार हुए थे, मैं भी गिरफ्तार हुआ था, इसी भोपाल जेल में रहा था, कई महीने रहा था यहाँ पर। तो उसका भी नेता झारखंड था जो एआरएफ के चेयरमैन है, परंतु उनका टिकट ही कंफर्म नहीं हुआ और हमारा तो नहीं हुआ। तो हमने उनको ट्रेन में जो सबसे पीछे वाला होता है, साइड लोअर बर्थ होती है, हमने कहा आप यहाँ बैठिए, मैं जाके कोई बातचीत करता हूँ, देखता हूँ, जाना जरूरी है क्योंकि सुबह कार्यक्रम लगा हुआ है। तो जाके हमने टीसी महोदय से कहा कि भाई कोई सीट दे दीजिए, ये झारखंड से पुराने मंत्री हैं, एक्स एमपी हैं, 2 हमारे मंत्री रहे हुए। बोला नो रूम। तो अब थोड़ी देर रुके रहे, फिर हमने कहा कि जहाँ ये खड़ा है ये खड़े रहे। तो वो ये लोग जो टिकट कंडक्टर होते हैं, कलेक्टर होते हैं, कि जब रिश्वत लेके टिकट बांटते हैं तो उसको बाथरूम के पास ले जाते हैं। तो हमने कहा चलो यही खड़े होते हैं, तो हम वहीं संडास के पास जाके खड़े होकर सीट बांटा कर तो देखेंगे। तो वो थोड़ी देर आए जाए और वह खड़ा नहीं होता था। फिर हमने कहा कि ये हमको देख रहा है, तुम जरा और दूर चले गए। तो उसने जाके धंधा शुरू कर दिया। तो फिर हम वहाँ गए। हमने कहा हमारे सामने 2 लोगों को टिकट दे दिया कि सीट पे चले जाओ। तो मुझे बहुत गुस्सा आई कि ये अन्याय है, और वो खुद जो आदमी रेलवे का सबसे बड़ा अध्यक्ष रहा है। तो हमने उस कंडक्टर को, टीसी साहब को जोर से एक धक्का मारा, एक थप्पड़ी मारी। मैं आपसे कहता हूँ गुस्सा बहुत था हमको। तो उनसे हमने एक सीट मांगी थी कि भाई कम से एक दे दो, नहीं मैं दोनों दे दी, पर दी थप्पड़ खा के। और कोई रिपोर्ट भी नहीं की हमारी। खैर हम आए, हमने उठा के सुलाइए, अब ये सो जाइए आप। एक घटना हुई। दूसरी घटना हुई कि जब हम लोग खम्मम पहुंच रहे थे, तो खम्मम जो शहर है पंकज भाई, उसके बीच से एक नदी है। तो नदी में बाढ़ आई हुई थी। तो अब नदी में बाढ़ आई हुई थी तो सब जाना संभव था, और वहाँ सभा का टाइम होगा, बारिश काफी हो रही। तो पुलिस के लोगों से जाके बताया हमने कि भाई देखो ये झारखंड से इनको जाना है, सभा है हम लोग की। तो बोले कि नहीं साहब, वो वन वे कर दिया गया है। तो वन वे हो जाने की वजह से अब वहाँ हम लोग एक छोटा सा पुल बना दिया था, उसके ऊपर से लोग आ रहे हैं, वो 1-1 घंटे लग रहा था। तो भाई नहर बड़ी दूर से की है, कुछ लोग नदी को दूर जाके वहां से पार कर रहे हैं। तो मैं जिस शहर का रहने वाला हूँ, हमारे पास में तालाब है, तो बचपन से हमको तैरना आता है। हमें पता नहीं था, हमने कहा कि देखो भाई ये निकल रहे हैं वहां से, अपन वहां चल सकते हैं, यहाँ तो बहुत समय लगेगा। पुलिस वाले कह रहे कि नहीं कोई झारखंड से नहीं, तो आप तो नियम से आइए। ठीक है, तो बोले चलो। तो अब मैं गया, उनका हमने हाथ पकड़ा, उन्होंने चश्मा लिया, उनने अपना पजामा उठाया, जूते पकड़े। हमने पूछा तैरना आता है कि नहीं आता है, तो उन्हें नहीं आता है। अब बताइए कि मुझे इतना खतरा लगा कि हमने से कह तो दिया कि चलो हमारे साथ में, मान लो डूबने लगे तो हमें तो तैरना आता है, इनका क्या होगा। पर किसी प्रकार से हम लोग पार कर गए और सभा की। सभा करने के बाद में जो गेस्ट हाउस था वो जहाज के नाम पर बुक था। वहां पुलिस के अधिकारी आके रुक गए और कमरा पर कब्जा कर लिया। तो इस देश में एक ईमानदार और सच्चे व्यक्ति के लिए एक टिकट की सीट नहीं बुक हो सकती, एक उसके लिए कमरा नहीं मिल सकता, उसके लिए एक आरक्षण नहीं मिल सकता। तो झारखंड जो है उसका मन कमजोर पड़ा है।
और बाद में फिर धीरे धीरे जो हमने कहा ना कि वो फिर गलत रास्ते पे गए, जो हमारी उसका सहमति हुई। और फिर बाद में उनका मन में उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी, वो पत्रकार में रखी है, जयंत तोमर जी दिख रहे थे, शायद को मिल जाएगी उसमें। वो लिखा था कि प्रिय रघु, अब इस देश में सिद्धांत की राजनीति संभव नहीं है, पर हमें नहीं मानते। हमें मानते हैं कि सिद्धांत की राजनीति करना है, इसी पर डट के रहना है, हारना जीतना मरना जीना जो होगा देखा जाएगा, पर करते ही रहना है। तो ये पेप्सी कोला जिसके खिलाफ मैंने आंदोलन चलाया, जेल गए, हम भी जेल गए, कुछ आठवाड़ी जेल गए थे, उसी सरकार में पेप्सी कोला को लाइसेंस मिला है। तो सिद्धांत कहाँ है? ये जो पूंजी है, इस पूंजी ने सारी राजनीति को चकड़ दिया ना, उद्योगपतियों ने सारी राजनीति को भ्रष्ट कर दिया है। तो अब एक ऐसे दौर में, ऐसी परिस्थितियों में हम लोगों को लड़ने के अलावा क्या काम था? ये लड़ते रहे। तो जाट फंड्स की चर्चा आपने शुरू की, इसलिए हमने बीच में उनका किस्सा सुना दिया। नहीं। और जाट फंड्स इसलिए फिर हमारा मतभेद शुरू हुआ। हालांकि जब हमने यहाँ लोहिया सर बनाया, आपको मैं दिखा नहीं पाया हूँ, पर कभी दिखाएंगे उसको आप, तो उसके उद्घाटन के लिए वही आए थे, पहला कमरा बनाया था उसके लिए आए थे। परंतु बाद में उन्होंने लोहिया की बात के मर्म को छोड़ दिया, क्योंकि वो उनमें सहने की वो शक्ति नहीं रही। इस सब कारणों से झुक गए, वो डर गए और ये उन्होंने मान लिया कि अब ये संभव नहीं है। देखिए, लोहिया ने राजनीति में समझौते किए, पर समर्पण नहीं किया। जाट फंड्स ने और हमारे दूसरे मित्रों ने बाद में राजनीति में समझौते या समर्पण कर दिया। समझौते और समर्पण दो अलग चीज। उड़ीसा में जिस क्रिश्चियन पादरी की मृत्यु हुई गाड़ी में, बिल्कुल, अभी कोर्ट ने सजा दी ना दारा सिंह को, जो वहां बजरंग दल वाले थे, और जाट फंड जाकर उसको प्रमाण पत्र दिया कि नहीं, इसने हत्या नहीं की। क्यों? आप सरकार में हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत बात का समर्थन करें। लोहिया के ने कभी ऐसा समझौता नहीं किया, लोहिया का समझौता कार्यक्रम पर होता था। तो ये जब समर्पण करने लगे तो मेरा उससे मतभेद हो गया और फिर अलगाव हो गया। दर्शकों को ये समझना चाहिए कि जॉर्ज फर्नांडिस जैसा आदमी, जिसने जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा अपनी राजनीति और सिद्धांत के लगाया, देश की सबसे बड़ी सेवा रेल सेवा के मतलब रेल यूनियन के अध्यक्ष रहे, 3 बार सांसद, मंत्री रहने के बावजूद उनका रेल में टिकट कंफर्म नहीं हुआ, उनको गेस्ट हाउस नहीं मिला, उनको जाने के लिए विशेष सुविधा नहीं मिली, उनको जाम में से निकलना पड़ा। और आज की तारीख की राजनीति हम सब देख रहे हैं कि वीआईपी तेजी से निकलते हैं और रेल का टिकट तो बहुत आसान बात है, राज्यसभा तक के टिकट लोग ले आते हैं। और इस सब से जॉर्ज फर्नांडिस जैसे आदमी ने, जैसे हमें आज मालूम पड़ा, कि कहा कि ईमानदारी से राजनीति संभव नहीं है, सिद्धांत की राजनीति संभव नहीं है। तो आज का दौर तो उससे भी बहुत आगे निकल गया है। पर जो सवाल आपने पूछा था नीतीश कुमार वाला सवाल पे मैं फिर अब आ रहा था जी हाँ, अब मैं फिर से थोड़ा सा एक बीच में लोगों को, चूंकि जॉर्ज फर्नांडिस का मामला इतना पुराना हो गया है कि इस पीढ़ी को उनके बारे में और जानना चाहिए कि जॉर्ज फर्नांडिस क्या है। एक और नीतीश कुमार के पहले एक हम जॉर्ज फर्नांडिस जी की एक बड़ी तस्वीर देखते आ रहे हैं बचपन से, कि जो वो कुछ बेड़ियों में जकड़े हुए टाइप की बड़ी ब्लैक एंड व्हाइट सी तस्वीर है, अक्सर वही दिखाई देती है आंदोलनकारी के तौर पे। वो क्या तस्वीर है? वो क्या, जब आपातकाल लगा तो देखिए, आपातकाल की तकरीरी घोषणा तो हुई 26 जून 1975 को जी, यानी 25 की रात को 12 बजे के बाद जी। पर भारत सरकार ने हम लोग को गिरफ्तार करना पहले शुरू कर दिया था। उस दिन जॉर्ज फर्नांडिस थे गोपालपुर में, उड़ीसा में, उनकी ससुराल थी वहीं पे, लैला जी का घर वहीं था। तो वो पकड़ में नहीं आ पाए और वो भूमिगत हो गए। जब भूमिगत हो गए तो आपातकाल में चूंकि कोई संवैधानिक तरीका था नहीं, आपके फंडामेंटल राइट खत्म कर दिए गए, कोर्ट का नए अधिकार खत्म कर दिए गए, प्रेस पर सेंसरशिप लागू हो गई, कोई रास्ते नहीं था। तो क्या किया जाए? तो उन्होंने ये तय किया कि हम सरकार को बाध्य करने के लिए डायनामिट बनाएंगे और उससे कोई आदमी हिंसा नहीं करेंगे, पर सरकार के तंत्र को तोड़ेंगे, रेल की पट्टी उखाड़ देंगे वगैरह करेंगे। तो उन्होंने बड़ौदा में जाके, बड़ौदा में डायनामिट बनाना शुरू किया, उसकी जो बनाना शुरू की फर्नांडिस। और वो जब वो गिरफ्तार हुए तो वो बड़ौदा डायनामिक्स केस है जिसमें गिरफ्तार हुए थे। तो ये बनाते रहे, ये करते रहे, इसी बीच में फिर कहीं से गुप्त सूचना पहुंची और 1976 में वो गिरफ्तार हो गए। तो उनके ऊपर सरकार ने राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया था और उनको तिहाड़ जेल में ले जाते थे, तिहाड़ जेल में रखा था, वहीं पे हथकड़ी डाल के रखते थे उनको।
और हथकड़ी डाल के रख के उनकी पेशी वगैरह होती उसकी जाके ले जाते थे। तो जब वो चुनाव हुआ 77 का, उस समय वो जेल में थे, तो जेल से जीत के आए थे। तो पहले ये प्रस्ताव आया पार्लियामेंट्री बोर्ड में कि इनको बड़ौदा से लाया जाए, क्योंकि बड़ौदा डायनामाइट केस के नाम से पसंद हुआ है जी। परंतु मधुलिबे का मत था कि बड़ौदा बहुत सुरक्षित क्षेत्र नहीं है और इनके लिए जान बचाना तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने जरूरी है, क्योंकि राष्ट्रद्रोह का मुकदमा है। मान ली वही सरकार लौटाती तो पता नहीं क्या होता। जारफर्ड की तो जान जो बची या वो उनका एनकाउंटर नहीं हो पाया, ये भी सही बात है कि उनके प्रति जो सरकार का, कांग्रेस सरकार का व्यवहार था खतरनाक था। अगर दुनिया के 108-10 देशों के राष्ट्रपतियों ने, प्रधानों ने एक अपील नहीं की होती कि जार्ज फर्ज की जान की रक्षा रख के आना चाहिए और मिसेस गांधी को नहीं कहा होता, तो शायद जार्ज जिंदा नहीं बच पाते। ये बात भी सही है। 110 देशों ने उनके लिए अपील की दुनिया में। ऐसा क्या हुआ? उसकी वजह थी कि लोग जब मालूम पड़ा कि यहाँ आपत्तिकाल लगाया है और सरकार की हत्या करना चाहती है, तो सारे जो यूरोप के देश हैं, अमेरिकी गोलार्ध के देश हैं, इन सब के राष्ट्रपति ने अपील की। फिर जो दुनिया के छोटे देश उनके लोगों ने भी अपील की। और उनकी पत्नी थी लेला फर्नांडिस, जो बहुत ईमानदार और बहुत भली महिला थी। जार्ज फर्नांडिस उस मामले में तो ईमानदार नहीं थे, पर लेला फर्नांडिस जैसी महिला होना, उनको सलाम करता हूँ। तो लेला जी सारी दुनिया में घूमी। लेला जी रेड क्रॉस सोसाइटी के बहुत बड़े अधिकारी थे। उनके पिताजी जो है प्रोफेसर हुमायूं कबीर, वो हिंदुस्तान के शिक्षा मंत्री थे। उनके भाई हैं कबीर साहब, जो हिंदुस्तान के CGI होकर रिटायर्ड हुए। तो लेला जी का रेड क्रॉस के मतलब दुनिया में संपर्क था। वो सारी दुनिया में गई और जाके उन्होंने समर्थन लिया, तो ये समर्थन मिला था, इसलिए इसके कारण से जांच बच पाए। तो वो जांच के पेशी की जो फोटो थी, वो फोटो जो है वो उनके चुनाव का सिंबल बनी हुआ थी। वो बड़ी सिंबॉलिक फोटो है और निस्संदेह वो बड़ा काम था। जार्ज के बारे में मेरी राय बनी अंत में जानने के बाद में कि जार्ज फर्नांडिस एडवेंचरस थे, दुस्साहसी थे, पर क्रांतिकारी नहीं थे। क्रांतिकारी वो होता है जो आखिरी दम तक अपने जीवन को जलाता है, गलाता है। दुस्साहसी तत्काल कोई इकट्ठा कर सकता है, बड़े से बड़ी जोखिम कर सकता है, पर सारा जीवन एक साथ नहीं निभाता है। क्रांतिकारी गांधी है, क्रांतिकारी लोहिया है, जिन्होंने अपने जीवन की आखिरी क्षमता सिद्धांत को भी रखा और उसके लिए अपने आप की मौका परस्ती नहीं। अब आप जो नीतीश कुमार की चर्चा आप कर रहे थे, उसकी चर्चा आपसे करूँ कि जार्ज फर्नांडिस ने जब ये सत्ता की राजनीति का खेल शुरू कर दिया, तो उनको लोगों ने धोखा दिया, उन्होंने भी लोगों को धोखा दिया। हम ये मानते हैं कि जार्ज फर्नांडिस ने हमको खुद बहुत धोखा दिया। और जार्ज फर्नांडिस को मैं और बड़ा अपराधी से मानता हूँ पंकज जी, कि व्यक्ति को धोखा दे, ये भी एक चार छम है, पर एक आंदोलन को धोखा देना, ये एक विचार और समूची उस जमाने की पीढ़ी को धोखा है, वो बड़ा धोखा है। तो जार्ज फर्नांडिस से जो उम्मीद हम लोग को थी, एक जमाने में ये था कि जार्ज फर्नांडिस का भाषण से सुन के हम लोगों के रोंगटे खड़े होते थे जी। और वो अगर कहते कि भाई आपको कूद जाना है तो कूद जाइए, लोगों की भावना होती थी। पर वो आदमी सत्ता के लिए इतना पतन पे चला जाएगा, इतने समझौते करेगा, ऐसे गलीज समझौते करेगा, सिद्धांत करेगा, कल्पना नहीं थी। अब उनकी और लालू की नहीं पटी, वो उसके पीछे भी कारण है। हमारे एक मित्र थे शरद यादव, जिंदा नहीं दुनिया में जी। वो तकड़मबाजी के सबसे कुशल हिंदुस्तान के व्यक्ति थे। वो भी मध्य प्रदेश के थे। मध्य प्रदेश के थे, पर बाबई के पास के हमारे बहुत लंबे समय तक रहे। जी। और कैसे लोगों में झगड़ा लगाना, कैसे लोगों में फूट डालना उनका सही काम है। माने उन्हें जिंदगी में एक कार्यकर्ता नहीं बनाया और इसी की राजनीति करते रहे, तोड़ फोड़। तो पहले वो लालू के साथ थे और लालू को उन्होंने समझाया कि जार्ज फर्नांडिस बिहार से सांसद बन के आते हैं, तो ये बिहार से सांसद बन के रहेंगे या ये बड़े नेता रहेंगे, तो तुम्हारा क्या हो, कल तुमको हटा देंगे। और लालू ये समझ गया। मैं आपको बताऊं कि लालू जो है ये दिल का काला नहीं है। अच्छा। हाँ, ये पैसे से खा लेंगे होंगे, वैसे ही है। और ये बड़ा चोर भी नहीं है, ये डकैत नहीं है। आजकल डकैत नहीं पकड़े जाते, चोर पकड़े जाते हैं। तो ये मतलब सियासत में चोरी तो इससे की होगी, भले कोई ईमानदार व्यक्ति नहीं है वो, और उनको सजा वगैरह हुई रही है, परंतु उसमें जबान की चालाकी नहीं है, वो जो अंदर से भड़बड़िया है बोल देता है। तो इन लोगों ने समझाया लालू के लिए। तो जब जनता दल टूटा और विश्वनाथ प्रताप जी ने, चूंकि वो प्रधानमंत्री उनको हट्टा पड़ा था, तो नेता प्रतिपक्ष बने नहीं। तो चुनाव हुआ संसदीय दल का,
तो लालू की तरफ से शरद यादव बन गए कैंडिडेट। बिल्कुल। अब देखिए, शरद यादव ने भी ये धोखा दिया, ऐसे धोखा दिया कि मैं थोड़ा सा फिर वापस जाना पड़ा हमको। शरद यादव पहला चुनाव जीते थे लोकसभा का 1973 के अंत में जबलपुर से जी। और वो जनता प्रत्याशी थे, हमारी पार्टी के थे। 73 में जीते। 73 उपचुनाव हुआ था। मेरे को ऐसी जानकारी शायद मेरी गलत होगी, आपको पता होगा कि आपातकाल के बाद नहीं, आपातकाल के पहले ये जनता प्रत्याशी थे। और आपको याद हो कि जो रविमोहन दास थे, गोविंद दास जी के नाती जी, तो गोविंद दास जी के बेटे थे वहां पे, उनकी अकाल बीच में मृत्यु हुई थी, तो उपचुनाव हुआ था। तो उस चुनाव में इनको जनता प्रत्याशी रूप में खड़ा किया था। उस वक्त सेठी जी चीफ मिनिस्टर होते थे। तो उसमें सब पार्टियों ने समर्थन किया था उनका। उस वक्त झारखंड से अध्यक्ष थे पार्टी के, हमारी सोशल पार्टी के। हरिविष्णु कामत जी 71 का चुनाव होशंगाबाद से हार गए। हरिविष्णु कामत का एक बहुत बड़ा नाम था और काम भी था। हमको पता नहीं कि जानकारी भी शायद आज तक पीढ़ी को नहीं होगी कि हरिविष्णु कामत ICS थे और नरसिंहपुर में उस जमाने में डिप्टी कलेक्टर थे। अच्छा। तो ब्रिटिश सरकार ने एक पत्र जारी किया था कि सुभाष बाबू या कोई राष्ट्रीय नेता कांग्रेस का निकलता है तो कोई अधिकारी वहां नहीं जाएगा। हरिविष्णु कामत इस पत्र के बावजूद भी गए। उन्होंने कहा कि हमारे देश का गौरव है, राष्ट्र सुभाष चंद्र बोस निकल रहे हैं यहाँ से, जाकर उनको सम्मान किया, उससे मिले। सरकार ने उनको नोटिस दिया और ICS की नौकरी से उन्होंने इस्तीफा दिया और वो फ्रीडम मूवमेंट में फिर जेल में रहे। बाद में वो वहां से लोकसभा में चुनाव भी चुने गए। 71 का चुनाव हार गए। तो सोशल पार्टी ने पहले तय किया कि उपचुनाव हो रहा है, तो यहाँ पे उस वक्त जनसंघ वाले थे, तो जनसंघ लड़ना नहीं चाहती थी। उनको लगता है हारना है चुनाव, का है, कांग्रेस पार्टी है। तो पहले नाम हरिविष्णु कामत का तय कर दिया। अब चूंकि हम लोग को था कि एक जवान पीढ़ी को मौका मिलना चाहिए, फिर उस समय के हिसाब से 76 में चुनाव होना था, तो हमने कहा 76 का चुनाव कामत जी वहां से लड़ेंगे, इनको यहाँ से लड़ाया जाए शरद यादव को। और शरद यादव उस समय कांदो में गिरफ्तार को जेल में थे, तो था कि ये जेल में रहेंगे तो चुनाव लड़ेंगे तो छूट भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोगों ने प्रयास किया कि इनको टिकट मिले। हमने अपनी पार्टी में तय किया। अब कामत जी का नाम ऐलान हो गया था, तो हमने वहाँ जबलपुर सम्मेलन किया जिसमें झारखंड से आए, मधुरी में आए। तो मधु जी को हमने कहा, चूंकि मधु जी जायज के नेता थे और मधु जी की जायज बात मानते थे, कि भाई ये इनका टिकट बदलवाइए, कामत जी 76 में लड़ देंगे, उनका क्षेत्र लगा हुआ क्षेत्र है, ये चुनाव इनको लड़ देंगे। तो मधु जी को तैयार किया किसी प्रकार से। मधु जी भी उस समय शरद यादव के नाम पर तैयार नहीं थे और उन्होंने हमसे कहा था, आज मैं महसूस करता हूँ वो सही कह रहे थे, उन्होंने हमसे कहा था कि रघु तुम धोखा खाओगे। तो मैंने धोखा खाया, कोई बात नहीं, हो गया। तो उन्होंने जाके दिल्ली से टिकट बदलवाया। झारखंड में बड़े नेता थे, अध्यक्ष थे पार्टी के, झारखंड सभा करने आए थे, जिनकी सभा के में हजारों लोग जुड़ते थे और शरद यादव को वोट मांगा था। तो एक व्यक्ति की नैतिकता होना चाहिए उनसे। बिल्कुल। 77 में हमने आपसे कहा कि भाई हमारे सामने मौका है राज्यसभा का, तो हमने कहा भाई हमको नहीं लड़ना, लाडली जी को लाइए, मोहम्मद जी को लाइए। परंतु उसमें भी एक और बचा था 2.5 साल का, 2 साल का एक सीट खाली हुई थी, तो फिर उस पर जमुना बहन को लाया, जो बाद में कांग्रेस में चले गए जी। वो हमारे पास एक दिन आ गई, जमुना देवी बुआ जी इनकी, और दिग्विजय सिंह की बुआ जी है, और उमंग सिगार की वो बुआ है। तो अब वो हमारे, अच्छा, वो उनकी जो शुरुआत हुई थी वो भी सोशल आंदोलन से हुई थी। अच्छा। वो मामा जी की शिष्या थी, उनको मामा जी ने चुनाव था हमारी संसोपा से। अच्छा। तो संबंध भी था उनसे। अब एक दिन हमसे आ गए तो बोली कि अब तुम ये 2 साल की सीट पे तुम क्या कर रहे हो, हमसे कहते हो कि लोहिया जी महिलाओं की बात करते थे, आदिवासी की बात करते थे, भागीरथ भावर को मंत्री बनवाया था, और ये सीट हमें दो। तो मैं फिर भावना में आ गया, मैंने कहा भी ठीक है, हम लोग नाम आ गया है तो ये सीट भी दे दो। तो मोरारजी भाई के पक्ष में थे, क्योंकि वो मोरारजी के साथ चली गई थी। तो हमने कहा कि मोरारजी भाई के तो डगे नहीं, कहले नहीं हम कर लेंगे। मैं ठीक है, तो उनको दे दिया। तो जो मैं चर्चा कर रहे थे कि मतलब उन्होंने वहां पर तय कर लिया कि वो चुनाव लड़ेंगे झारखंड के खिलाफ, ये गलत निर्णय था। हमने उनको समझाने का प्रयास किया नहीं करना चाहिए, वो नहीं माने, झारखंड चुनाव हार गए। तो झारखंड के भी मानते थे कि भाई चुनाव हारे, ताकत तो लालू की, तो यहाँ से लालू के बीच उनके बीच मतभेद हो गए। अब ये जो मतभेद है ये वैयक्तिक हो गए, माने उनके मन में लालू शत्रु हो गए, लालू को नहीं शत्रु बना दिए गए।
इसके चलते क्या हुआ कि वो किसी भी प्रकार से अब लालू को हमको खत्म करना है, बिल्कुल। इसमें लग गए। तो जब राजी का उद्देश्य आपका व्यवस्था को खत्म करने के बजाय, व्यक्ति को खत्म करने का बजाय, तो रास्ता भटक रहे हैं ना। अब उसके चलते उन्होंने देखना खुद जाके शुरू किया कि भाई कौन आदमी इसमें काम आ सकता है। तो उनको लगा कि भाई लालू के साथ में यादव समाज का वोट है, मुस्लिम समाज का वोट है, जो सोचते थे अम्बा ये है वो है, तो चलो अपन लोग एक काम करते हैं कि अब कुर्मी समाज को पकड़े नीतीश कुमार। तो जारफड़ जो है वो नीतीश कुमार को वहां से लाए, और इसी भी समय पे नीतीश कुमार के और शरद यादव के पीछे कोई एक आंतरिक समझ बन गई थी। तो उन्होंने नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट किया, और नीतीश कुमार को बनाने के लिए जारफड़ ने कितना पैसा खर्च किया इसकी भी मैं आपको जानकारी दे दूं कि जारफड़ रहने वाले थे बेंगलोर के। तो बेंगलोर की जमीन थी, तो उनकी जमीन को उन्होंने बेचा था, फिर रहते समुद्र के पास थी तो सस्ती थी। बाद में वो जमीन 18 करोड़ की बिकी, और पूरा 18 करोड़ रुपया उन्होंने समता पार्टी के और नीतीश कुमार के चुनाव में प्रचार में लगा दिया। और इसका और भी प्रमाण मिला, यानी जारफड़ ने कहा तो कही, इसका इसलिए भी मानता हूँ कि स्वर्गीय दिग्विजय सिंह जो बांका से सांसद थे और रेल मंत्री थे, जारफड़ के नजदीक थे, उनने भी एक दिन हमसे कहा कि मैंने जारफड़ से कहा था कि 2 करोड़ रुपया पार्टी के खर्च के लिए रख लो, बोले ने वो भी नहीं रखा, अब हालत खराब है। तो उनने नीतीश कुमार को बनाने के लिए सब कुछ दाव पे लगाया। उन्होंने भाजपा से लाइन बनाई, उन्होंने इसको बनाया। तो जारफड़ को बनाया शरद यादव को, तो शरद यादव ने जारफड़ को धोखा दिया। फिर शरद यादव के कुछ सहयोग दिया नीतीश कुमार को, और फिर बाद में नीतीश कुमार ने शरद यादव को भी धोखा दिया, और फिर बाद में नीतीश कुमार ने जारफड़ को भी धोखा दिया, लालू को 2-3 बार धोखा दिया, और लालू को धोखा दिया। तो ये धोखेबाजों की चेन है। तो जो जैसा करता है वैसा भरता है। धोखा इनने दिया, धोखा उनने दिया। अपना अच्छा है कि अपने ना धोखा लगता किसी को दिया, धोखा खाया खूब है, दिया कोई को नहीं। तो ये नीतीश कुमार का किस्सा था। और जारफड़ ने शरद यादव को भी कैसे ले गए। अब आप देखिए कि जब लगा कि लालू जीत जाएगा, तो सबका लक्ष्य तो था लालू का। भारतीय जनता पार्टी के लिए था कि भाई लालू हट जाए, क्योंकि जो सामाजिक आधार है बटा हुआ था। वो लालू जैसा जबान का है कि सवर्णों के खिलाफ बोलना, बूढ़ा बाल काटो, जो करते थे, तो एकदम आक्रोश था लोगों में। तो अब कोई एक औजार चाहिए। उसी समय तक ये हुआ कि लालू यादव शरद यादव के बारे में समझ गए कि अब ये आदमी हमको भी धोखा देने वाला है। और मैं आपको भी रहस्य बताऊं कि शरद यादव 1989 का चुनाव जीते थे बदायूं से। 91 में बदायूं से चुनाव हारे थे, और फिर 92 में उपचुनाव हुआ जब लालू चीफ मिनिस्टर बन गए। तो फिर मधेपुरा से उपचुनाव में वो लड़ी थी, मधेपुरा, और लालू ने उनको समर्थन किया था। तो लालू पहले उनको टिकट देने को तैयार नहीं थे, लालू समझ गया था कुछ ये खतरा है। परंतु उसमें भी हमारा इस्तेमाल हुआ। मधुले में से कहने के लिए हमारे पास शरद यादव आया कि भाई ठीक है, आप मधु जी से बोलो कि आपको लालू से कहें। तो हम ही गए मधु जी के पास। मधु जी से बहुत नाराज थे, बात भी नहीं करना चाहते थे। पर मैं समझाया कि ठीक है, अब खाली तो सीट हुई है, लड़का दो। तो इस प्रकार से लालू पर दबाव डाल के विश्वनाथ प्रताप सिंह ने दबाव डाला अपने कारणों से, और मधुले मैंने कहा तो उनको टिकट मिला। और बाद में उन्हीं शरद यादव ने उसी मधेपुरा में लालू को धोखा दिया। बिल्कुल, कि मधेपुरा में वो अपने भाई कम से कम वो सीट ना लड़ते, कहीं और से लड़ते, वहीं से लड़े, और वहीं पहुंच गए। और जारफड़ का भी देखिए चरित्र कि जारफड़ ने एक दिन हमसे शिकायत की कि रघु ये तुम्हारा जो दोस्त है मैं मामरी गालियां बकता है शरद यादव। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। तो हमने कहा ऐसा कैसे सकता है, कहले रवि राज से पूछ लेना। तो हमने रवि राज जी को पूछा, रवि राज जी बहुत ईमानदार होते, निष्पक्ष होते। तो बोले हाँ, इससे मेरे सामने गाली दी। ये कहा हम शरद यादव पर गुस्सा भी हुए, तुम्हारा वो गंदा काम है, तुम गुस्सा करते हो। तो अब उस शरद यादव को केवल लालू को रहना है, तो वहां पर सीट तय हुई थी, जो टिकट तय हुआ था एनके सिंह का, जो हिंदुस्तान के सेक्रेटरी रहे थे, कैबिनेट सेक्रेटरी भी रहे थे कुछ उनका। और उनका टिकट तय, समता पार्टी का टिकट था वो जी। उनका टिकट काट के और जारफड़ ने शरद यादव को लाकर टिकट दिया, और उनको वहां से सांसद चुन लिए गए। लालू हार गए।
तो शरद यादव तो कमाल के व्यक्ति थे, हमने कहीं उनको बताया, उनको पता था कि चुनाव जीतना नहीं है, हम तो चुनाव हार जाएंगे। तो चुनाव जिस दिन खत्म हुआ उन्होंने एक बयान जारी किया पटना में आके, पता नहीं उस समय आप शायद रांची में थे कि नहीं थे या पटना में थे, कि पूरी बूथ लूट गए हैं और सब चुनाव गड़बड़ हुआ है और चुनाव रद्द किया जाना चाहिए और हम यहाँ अनिश्चितकालीन उपवास करेंगे। अच्छा, शरद यादव का क्या है कि वो भूख हड़ताल करने नहीं जानता था, हम लोग तो करते थे, वो नहीं करता। तो दिन भर हुआ, अब क्या करें भाई, भूख हड़ताल कैसे टूटे। तो उनने कहा, तो उनके मित्रों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि भाई इसकी जांच करिए। तो शरद जी ने शाम को अपना अनशन समाप्त कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया, वापस हो गया, दिल्ली आ गए। वहां मांग कर रहे थे कि चुनाव रद्द होना चाहिए। रास्ते में 12 बजे रात को सूचना आई कि नहीं, वो तो जीत रहे हैं मधेपुरा से। तो दिल्ली आए तो चुनाव आयोग वाले खुद रहे कि शरद यादव का हमको बयान लेना हो, ये छिपे हुए में कैसे क्या भंग करो, खुद जीत रहे, वो जीत गया। तो देखिए, और संस्थाओं में भी किस प्रकार का मतलब पक्षपात है। चुनाव आयोग ने भाई चुनाव भंग क्यों नहीं किया, जब आप मांग कर रहे हैं। तो चुनाव आयोग ने भी रिपोर्ट दी कि साहब वो नहीं चाहते। भाई नहीं चाहते क्या मतलब है, जब आपने आरोप लगाया है कि भाई बूथ लूटे गए हैं, तो ये झूठा आरोप आपने लगाया है, तो अभी आपको आपका ये काम अनैतिक है ना। परंतु उनको छोड़ दिया। फिर सवाल हुआ कि शरद यादव को मंत्री कैसे बनाए। तो चूंकि एक जमाने में हम लोग संघ की लड़ाई खिलाफ काफी लड़ाई लड़ रहे थे, तो उनके भी काफी बयान थे। तो जारफड़ ने उनको सलाह दी कि तुम एक काम करो कि भाई झंडे वाला चले जाओ, और वहाँ उस समय सरसंघ संचालक बन गए थे सुदर्शन जी, हाँ, सुदर्शन। तो उनसे बोलो भाई उनकी क्लियरेंस जरूरी है। तो एक लड़का है नायक करके पत्रकार है, वो उस समय संघ के हैं वो, तो वो उस समय सुदर्शन जी के सहयोगी थे, मैंने बॉडीगार्ड रहते थे गेट पर। अब शरद जी वहां पहुंच गए, वहां गए तो आधा घंटे पौन घंटे उनको बिठाला, पहले बाहर पर बुलाया कि आइए शरद जी, आइए आइए, आप आज फासिस्ट के दरवाजे पे आ गए। तो शरद जी ने तत्काल प्रणाम किया, झुक कर उनको कहा कि नहीं, मैं तो आप तो हमारे बड़े भाई ऐसा वैसा, और ठीक है, जो हो गया बात हो गई, उनको मंत्री बना दिया। तो लालू को मारने के लिए जाट फडणवीस ने शरद यादव को तैयार किया, फिर नीतीश कुमार को तैयार किया। लालू को मारने के शरद यादव ने यहाँ दोस्ती की, नीतीश कुमार को सहयोग किया। नीतीश कुमार ने पहले जाट फडणवीस को मारा। जाट फडणवीस यानी बिहार में चुनाव हुआ पटना में उनकी पार्टी का, और जाट फडणवीस चुनाव हार गए, 22 वोट मिले को जाट फडणवीस को, बिल्कुल। और अध्यक्ष चुन लिए गए शरद यादव। और फिर बाद में शरद यादव को निकाल के नीतीश कुमार बन गए। तो ये क्या है कि ये धोखेबाजों की बिरादरी है, इसमें यही खेल चलता है, इनके यहाँ का जो चलन है यही है। तो जिनका चलन ही धोखे का, उसमें अब नीतीश कुमार की दशा में है। वो भी इसी तरह के शिकार हैं। नीतीश कुमार जी अभी मानसिक भ्रम में आ गए। साहब ये को लोग बता रहे थे 2-3 घंटे तो ठीक रहते हैं, पर उसके बाद उनका हाँ, वो मंच पे दिखने लगते हैं, वो तो कुछ भी कहना सुनना शुरू हो जाता है। ये जो बात अभी चुनाव आयोग की आ गई, तो ये बताइए आपकी, अभी राहुल गांधी बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग ने वोट लूट लिए हैं, मतलब वोट चोरी हो गए, नया शब्द आया है। तो आपको राहुल गांधी की इस बात में क्या लगता है कि वोट चोरी हो गए? उन्होंने कल बड़ी भारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और देखिए, राहुल जी जो कहते हैं, उनके बयानों के बारे में मुझे बड़ी निष्पक्ष भाव से और सच्चाई से कहूँ तो उनसे सहमति होना मेरे लिए बड़ा कठिन होता है। और मैं ऐसा भी महसूस करता हूँ कि वो अधूरा सत्य बोलने का प्रयास करते हैं। अब जैसे आजकल वो जनगणना की बात कर रहे हैं जी, जब उनकी सरकार थी और जातिगत जनगणना का प्रस्ताव आया था, हम लोग तो समर्थन में थे। और लोहिया तो हिंदुस्तान में सबसे पहला वो व्यक्ति है जिसने एक सिद्धांत के तौर पर कि जातियों को बटाओ, क्लास में लाओ और पिछड़े पावे 100 में 60 की बात की। बिल्कुल। तो तब तो कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया, मंडल कमीशन का विरोध किया, तमाम कमीशन का विरोध किया, काका कालेकर का विरोध किया, जातीय जनगणना उनकी सरकार नहीं लाई, कहने के बाद भी नहीं लाई। आजकल काफी कह रहे हैं। दूसरा क्या है कि एक बेसिक नैतिक ईमानदारी भी उनमें नहीं है कि वो जब ये कह रहे हैं राहुल जी, तो कम से कम लोहिया का नाम भी ले। तो उनको लोहिया का नाम लेने में कोई ऐसी शर्म लगती है, हमारे गांव में बहुओं के लिए ससुर का नाम ले शर्म लगती है या पति का। तो
लोहिया का नाम नहीं लेना चाहते। अरे भाई इतनी तो ईमानदारी होनी चाहिए ना। बिल्कुल। हम लोग भी हैं, अगर कोई बात नेहरू की अच्छी है तो बोलते हैं कि नेहरू ने कहा था, तो क्या आपत्ति बात है। हम तो मतलब कई बार अपने विरोधी हैं, आज भाजपा के मित्र लोग हैं, हमको साहब ठाकरे को भी कई बार कोट करते हैं, अगर कोई सही बात है तो वो दीनदयाल अटल जी को भी कोट करते हैं, आलोचना भी करते हैं, भ्रष्टाचार को बोलते हैं, पर ये उन्होंने नहीं। अब आजकल उन्होंने ये मुद्दा जो बनाया है, पहले एक मुद्दा उठाया था उन्होंने ईवीएम का, अब आजकल ईवीएम मामला खत्म हो गया। दिग्विजय सिंह बहुत ईवीएम का मुद्दा। दिग्विजय सिंह जी बेचारे क्या हैं कि वो तो जो राहुल जी, सोनिया जी या उनका परिवार करता है, दिग्विजय जी में ये बड़ा गुण है कि आंख बंद करके उसका पालन करते हैं। तो आप ये मानते हैं दिग्विजय सिंह की अपनी कोई राजनीति नहीं रही है? नहीं, दिग्विजय सिंह पहले भी नहीं थी। दिग्विजय सिंह जी की ताकत भी यही है और उनकी कमजोरी भी है। क्या? दिग्विजय सिंह में बड़े गुण भी है। दिग्विजय सिंह मिलनसार हैं, लोगों के सहयोगी हैं, मित्र हैं, अच्छे संबंधों को निभाने वाले आदमी हैं। उनकी ताकत यह है कि वो सत्ता के केंद्र में रहने को शीर्ष के सामने सदैव हाँ करते हैं। ये शायद उनकी हो सकती है राजतंत्री मानसिकता रही ना, कि राजा महाराजा केस करता था। नहीं, राजा महाराजा तो ये था, यस बुलवाते हैं। नहीं कही जाए भाई, ये तो मानते हैं कि भाई महाराजा जो है भगवान का रूप है, को ना करनी नहीं। अच्छा, यही चलन ब्यूरोक्रेसी का भी है। इन्होंने गांधी परिवार को महाराज मान लिया, इन्होंने मान लिया है, तो उनके मतलब उन्होंने जो कहा, अगर उनसे आज ईमानदारी से पूछा है तो कितनी ऐसी घटनाएं हो गई जिन घटनाओं को उनकी राय भिन्न रही, और वो नहीं कह पाते, नहीं बोलते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई इस परिवार में, इस पार्टी में रहना है। तो हमारे यहाँ बुंदेलखंड में कहावत है कि जाके राज में रहना ताकि तेसी कहिए। अच्छा। और ऊँट बिलैया ले गई, हांजू हांजू कही। बहुत बढ़िया। तो बिलैया ऊँट को ले गई, हाँ हाँ करो। तो ये चलन है। तो दिग्विजय सिंह जी बेचारे इसलिए कि वो लोग बोलते हैं। अब ईवीएम करते करते कुछ मामला ठीला हो गया, लोग बार बार पूछे लोगों ने कि भैया तुम यार ईवीएम कहते हो, तुम यहाँ जीत जाते वहाँ ईवीएम ठीक, बकाया में खराब है। आजकल ईवीएम कम है। अब राहुल जी ने एक नया शुरू किया है, वोट चोरी। अब हो सकता है कि बिहार में मतदाताओं की सूची में सरकार के इशारे पर, चूंकि कई साल से लगातार तो पुराने चुनाव की बात कर रहे हैं, परंतु कर्नाटक में और यहाँ तेलंगाना में जो ने चर्चा की है, यहाँ उनकी सरकार है, और जो चीफ इलेक्शन अफसर बनता है वो राज्य सरकार व्यक्त करती है। बिल्कुल, वो अपने मन का बनाती है। तो जब चीफ इलेक्शन आपके सरकार है, आपका है, तो आप हमको ये बताइए, इसके पहले महाराष्ट्र में आपकी इंडिया गठबंधन की सरकार थी, पुरसी सरकार थी, कि भाई ये सूची आपने दोस्त क्यों नहीं कराई? उसी सूची पर विधानसभा जीत गए और लोकसभा हार गए। पिछला चुनाव भाजपा में हारी, बिल्कुल, इस बार जीती, और लोकसभा में वो जीते थे, इस बार उनकी सीट कम आई। कर्नाटक में पिछला चुनाव आप हारे, फिर आप जीते। तो अगर ये मतदाता सूची में इतनी बड़ी चोरी थी, तो ऐसी कैसी चोरी है कि कभी आप जिता दी, कभी गुजर, और आपका जो तंत्र है वो तंत्र की जांच पड़ताल क्यों नहीं करता? तो मुझे लगता है कि राहुल जी को किसी ने समझा दिया है, क्या है कि दुनिया के कई प्यारे खेल चल रहे हैं आजकल। मीडिया में एक हिस्सा है, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ बराबर बना, कि जो आजकल एक प्रकार से कहना है जो अपने यहाँ चलता है जुमला सुपारी लेने का, तो दुनिया में भी ऐसा एक मीडिया है, और रिपोर्ट बर्डों ने इसकी शुरुआत की थी, एक एग्रेसिव ढंग से चीज खरीदना। तो कुछ ऐसा चल रहा है, तो उसके एक हिस्से वो भी बन गए हैं, और अभी तक कोई प्रमाण तो ऐसा ठोस नहीं आ पाया है। अब जो वो कह रहे हैं, तो अगर कोई प्रमाण देंगे, चुनाव तो उनसे प्रमाण मांग रहा है। अब हालत ये है कि एक दिन तेजस्वी जी का बयान आ गया, उनने कहा कि मेरा नाम सूची से काट दिया गया। हाँ, विचार तो हमें याद है कि चुनाव आयोग ने कहा कि नहीं, आपका नाम वोटर लिस्ट में इस खंड में 421 नंबर पे है। अब चुप हो गए आप। तो ये जो चीजें हैं, मैं कहना चाहता हूँ राहुल जी से कि देखिए, सरकार बदलना चाहिए, मैं भी चाहता हूँ, कोई सरकार स्थायी नहीं होना चाहिए। कांग्रेस सरकार भी अगर 5 साल रहती तो ठीक चलती, ये भी सरकार को बदलना चाहिए। पर सरकार को बदलने के लिए जो बुनियादी नीतियां, उन पर चर्चा करो। ये सुगुफेबाजी से करके आप जाना चाहते हो, तो इसका परिणाम क्या निकला? सुगुफेबाजी से जाओगे तो जो सरकार बनेगी सुगुफेबाजी की बनेगी। तो बुनियादी बदलाव के लिए काम करिए, और आप सिद्ध कर सकते हैं। आपके पास कह रहे हैं हमने प्रमाण किया है, तो आप बताइए प्रमाण, हमें खुशी होगी। हम तो चाहते हैं कि भाई वोटर लिस्ट ठीक हो जाए। रघु ठाकुर जी जो कह रहे हैं, उसको राहुल गांधी के जो सलाहकार हैं उनको बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए, और राहुल गांधी के जो भी करीबी लोग हैं उनको भी ये बात समझनी चाहिए कि राहुल गांधी जो भी बोल रहे हैं या कर रहे हैं,
उनके पीछे कोई तथ्य, कोई सबूत उनके पास होते नहीं, और अगर ऐसा है तो इससे उनकी छवि और गड़बड़ा रही है। वो आते हैं और वोट चोरी या कोई भी बात करते हैं, तो जैसे कि अगर आपकी सरकार है, आपने मुख्य चुनाव आयुक्त चुना है, फिर ये चोरी का आरोप आप खुद पर ही लगा रहे हैं, तो इस पे और चर्चा होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में इस समय जो सरकार थी, इसके पहले, मतलब इसके पहले और पहले कमलनाथ जी की, तो वो सरकार गिर गई। आपने भी पूरा घटनाक्रम देखा, तो उसमें आप किसको दोषी मानते हैं? मतलब कमलनाथ जी को दोषी मानते हैं, कांग्रेस को दोषी मानते हैं, या भारतीय जनता पार्टी को दोषी मानते हैं? देखिए, या ज्योतिरादित्य सिंधिया को दोषी मानते हैं? मैं सबसे बड़ा दोषी तो मानता हूं कमलनाथ जी को। जो व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचा है, अगर वो इतना असावधान है कि उसको पता नहीं कि उसकी पार्टी के भीतर क्या हो रहा है, तो ये दोष तो उसका है ना। आपको मैं याद कराऊं कि जिस दिन ये विधायक लोग यहाँ से चले गए थे बेंगलोर, और उसके एक दिन पहले शाम को कमलनाथ जी की पत्रकार वार्ता हुई भोपाल में, और उन्होंने कहा कि कोई विधायक नहीं जा रहा है और भाजपा के विधायक टूट के हमारे साथ आ रहे हैं। बिल्कुल। तो जिस व्यक्ति को ये भी पता नहीं है कि तुम्हारे विधायक कहाँ जा चुके और तुम्हारे साथ विधायक कहाँ आने वाले हैं, वो व्यक्ति कितना काबिल मुख्यमंत्री आप समझ सकते हैं। दरअसल कमलनाथ जी के साथ दिक्कत ये है कि नंबर एक तो कि कमलनाथ जी का जो बेसिक है वो ये है कि सारा जो राजनीति चलती है, जो आजकल जनरल एक्स हो रहा है, बस वो पैसे से, सत्ता की ताकत से चलती है। और कमलनाथ जी अंशकालिक राजनीति है, पार्ट टाइम पॉलिटिक्स, पार्ट टाइम जो कहा जाता है, जो सच्चाई। माने 24 घंटे में से जो आदमी 8 घंटे राजनीति में रहे और 16 घंटे अन्य चीजों में व्यस्त रहे, उनकी चर्चा मैं नहीं करूंगा। तो उनकी राजनीति का क्या हो? तो सबसे पहले तो अपराधी तो वही है, दूसरी सिंधिया ने छोड़ा। मैं इसको कोई अच्छा उदाहरण तो नहीं मानता। आप एक पार्टी में हैं, अगर उस पार्टी में आपकी उपेक्षा हो रही है, आपको अवसर नहीं मिल रहा है, तो आप लड़िए उसके अंदर, अगर आपकी विचारधारा है तो उनका भी कोई विचारधारा नहीं, उनकी भी सत्ता चाहिए थी। परंतु मैं ऐसा मानता हूं कि एक योजना करके सिंधिया को बाहर निकाला गया। सिंधिया के साथ भी न्याय नहीं हुआ। किसने बाहर निकाला? और जो इनका हाईकमांड था उसने बाद में भले जो बयान दिए, परंतु हाईकमान मतलब गांधी परिवार वही है वहां तो कि और वहां तो वही हाई और वही कमांड है बकाया तो सब लोग हैं। तो भाई जैसे मान लीजिए कि घटना कमाई। अब बताइए कि जब ये सरकार बन गई, कांग्रेस पार्टी सरकार बन गई, कमलनाथ जी सरकार बन गई, तो उसमें उस सरकार में एक राज्यसभा थी। दिग्विजय सिंह जी चुनाव लड़ के हार गए थे जी। अगर मान लो कि दिग्विजय सिंह जी को राज्यसभा में जाना था, तो वो सिंधिया के लिए एक पार्लियामेंट्री बोर्ड को बनवा देते। भाई कहीं एक स्थान देते हैं कि भाई तुम्हारा स्थान यहाँ पर है। परंतु जो होता है कि पहले घेर के उसको आदमी को बाध्य करो कि तुम छोड़ के चले जाओ, और फिर कहो जो उल्टा है तो छोड़ के चली गई, सड़क पे उतर जाओ तो ये आरोप लगाए जाते हैं। और इसमें राहुल जी और उनके परिवार की, मतलब मैं कहता हूं कि असंतुलित तरीका है काम करने का। उनमें संतुलन नहीं है कि वो सबको जोड़ के रख पाए। एक कौशल इंदिरा गांधी में था। आप कह रहे थे कि गांधी परिवार की तरफ से एक कोशिश की गई कि सिंधिया को बाहर कर दिया। नहीं, ये नहीं कहा मैंने। अच्छा, मैंने कहा कि गांधी परिवार ने उनके साथ जो व्यवहार करना चाहिए वो नहीं किया। अच्छा, ठीक। जैसे उनको पूछ रहा था कि भाई समस्या क्या है, उनके विधायक जीते हैं तो मिलकर बैलेंस करें, हिस्सेदारी कराएं। भाई अन्य राज्य से भी ले जा सकते, किसी को ले जाना है तो हम मानते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया में भी भूख है और भूख के लिए उन्होंने किया। परंतु जो ये पार्टियां हैं, ये पार्टियां कोई सिद्धांत और विचार की तो पार्टियां हैं नहीं। कांग्रेस पार्टी क्या है? कांग्रेस पार्टी मुझसे कोई आज पार्टी क्या है? कांग्रेस पार्टी तो सत्ता पिपासियों की जमात है।
अगर मान लो इनको लग जाएगा 10-20 साल सत्ता मिलने वाली नहीं तो आदि कांग्रेस छोड़ के चली जाती, चली जाती है, जब सरकार चली जाती है। बिल्कुल। तो एक जो मैं मतलब पोलिटिकल जस्टिस की बात कर रहा था, वो सिंधिया परिवार जो है वो अपने स्वार्थ के लिए अपने निर्णय करता है। जैसे उनके पिताजी थे, अब जो हवाला कांड के बाद उनको टिकट नहीं दिया गया, माधवराव जी तो उन्होंने विद्रोह किया, पार्टी बनाई, उनका तो खानदान का इतिहास है। तो भाई कांग्रेस वालों से ये भी पूछना चाहिए कि तुमने इनको पहले क्यों लिया। देखिए हमको सरसर के याद है, मैं तो सरसर में भी सरकार का एक हिस्सा रहा हूँ, मिली संबित सरकार का। श्रीमती विजयाराजे सिंधिया के लिए द्वारका प्रसाद मिश्र ने उनकी मर्जी के अनुसार टिकट नहीं दिए। सिंधिया परिवार का ये रहा था कि भाई हमारा पूरा जो मध्य भारत का हमारा राज्य का इलाका है, इसकी सारी सीटें हम तय करेंगे। डी.वी. मिश्रा तैयार नहीं हुए तो उन्होंने उसकी सीटें काटी। तो उसके बाद में विजयाराजे सिंधिया निकली और निकल के पहले इंडिपेंडेंट बनाई और सरकार में उसका अगुवाई करती रही, उनके लोग सरकार में शामिल रहे और फिर बाद में जनसंघ में शामिल हुए। बिल्कुल। तो उस परिवार का, और कोई भी राजा और रजवाड़े हों, इनमें लंबे समय तक सत्ता के खिलाफ टकराने की हिम्मत होती नहीं, क्योंकि जो लोग शोषण से बने हैं वो श्रम का महत्व नहीं समझते, उस श्रम के समान ईमानदार हो नहीं सकते। हमारा नेता था डॉक्टर लोहिया, वो क्या दूरदर्शी व्यक्ति था कि वो उस बात को पहले समझ लिया था। और ये परिवार बिल्कुल लोकतांत्रिक भी नहीं। 1967 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ और लोहिया ने विजयाराजे सिंधिया के खिलाफ में एक जमादार खड़ा किया, उनका नाम था सुक्खू रानी। अच्छा। तो लोहिया ने जो घोषणा पत्र लिखा था उसमें लिखा था कि एक शोषण की प्रतीक है और एक श्रम की प्रतीक। तो समाजवादी जो श्रम के साथ खड़ा होता है, बिल्कुल, हम लोग श्रम के साथ खड़े थे। तो ये परिवार जो है, इस परिवार में राजनीतिक निष्ठा विचार के नाम की कोई चीज नहीं है। यही राजे रजवाड़े हैं, आप आज छोड़ दिए कुछ होंगे, वरना यही तो अंग्रेजों के साथ थे, यही लोग थे। ये हिंदुस्तान की समाज व्यवस्था रही है। तो उनको आपने वो जनसंघ में ले गए थे, ये उनके बाद में उनके बेटे को कांग्रेस पर लाया, इनको कमजोर करना, तो इनको लाए, तो लाए तो उन्हीं के लिए ना। तो आप अगर विकल्प राजा बनाम राजा बनाना चाह रहे हो, विकल्प महाराजा बनाम राजा बनाना चाह रहे हो, तो ये लोकतंत्र विकल्प नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने क्या कभी अपनी पार्टी के उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जिन्होंने यातनाएं सही, तकलीफ उठाई, बर्बादी, कभी उनको पूछा, उनको स्थान दिया? उनको स्थान नहीं दिया। यानी कैसे कैसे लोग थे केशवराव खांडेकर, पता नहीं आपने पक्के घर का नाम सुना कि नहीं सुना, इनको महाकौशल गांधी कहा जाता था। अच्छा। और उस जमाने में जब सड़कें नहीं थी, साल में जिस तारीख को मेंबरशिप कांग्रेस की वो रिन्यू होती थी, उस तारीख को अपने गांव से पैदल चल के आते थे 20-28 किलोमीटर रैली के पास से, और मेंबरशिप मिलता था। एक राजनीति का बहुत दौर था। ये आजकल राजनीति का दौर आया है, भाजपा का भी वो दौर आ गया है कि कौन सा काल होता है वो, अमृत का? नहीं, अमृत का फोन कर देते हैं फिर वो मेंबर बन जाते हैं। अच्छा, मिस्ड कॉल। अमित सारे के नहीं मेंबरशिप होती है, मिस कॉल दीजिए और मेंबर बन जाइए। आप कौन हैं, क्या करने वाले हैं, कौन कर रहे हैं, किसके नाम से कर रहे हैं। मानू बाकी साहब कांग्रेस का ही मुख्यमंत्री के नाम से फोन पर जाकर हम आपका मेंबर बनने वाले हैं, और दर्ज हो गया। तो ये दौर आ गया है। तो एक वो दौर था। और केशवराव खांडेकर को षड्यंत्र करके मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया उस जमाने के सीपीएम परिवार का। महात्मा गांधी चाहते थे कि वो बने, ईमानदार व्यक्ति थे। तो कांग्रेस पार्टी ने भी कभी कोई सच्चे कांग्रेसी के लिए नेतृत्व नहीं दिया। दिग्विजय सिंह के विचारों की लाचारी है कि उनको उस परिवार के साथ रहना है, और वो जानते हैं कि भाई ये बड़ी पार्टी है। अब दो ही रास्ते हैं, एक रास्ता है भाजपा का, एक रास्ता है कांग्रेस का। तो भाजपा में जाएंगे तो कोई बहुत बड़ा मिलने नहीं है, यहाँ कम से कुछ तो हो ही रही चल रहा है, तो बेचारी से हैं उनकी लाते। मैं उनको दोषी नहीं मानता हूँ वो जो कह देते हैं। अब आज चर्चा आ रही थी कांग्रेस पार्टी के फूट वाली, तो भाजपा का काम था, भाजपा ने अपना राजनीतिक काम किया, भाई सरकार को तोड़ना है, सरकार बनाना। कमलनाथ जी के सरकार की। और उनके भी अनुभव थे। देखिए ये जो दौर आया है कि सत्ता सब कुछ है, तो जो लोग कर रहे हैं ये भूल रहे हैं कल के साथ भी कोई होने वाला है। मुझे याद है कि देवास के भाजपा के जिला सम्मेलन में शिवराज सिंह जी जब दोबारा सरकार बना ली है और इनको तोड़ के लाके बना लिए, तो कुछ लोग गए तो सभी का थोड़ा होता है, स्थानीय आदमी कहता है हम पुराने हैं, हमें क्या है इनकी पूछ रही। तो शिवराज सिंह जी ने वहां बयान दिया था जो अखबारों छपा था कि सरकार नहीं बना दे तो पटवारी भी वहीं सुनता था।
तो 17 साल जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहे, अगर उसका पटवारी नहीं सुन रहा है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि आप जब सत्ता में पहुंचे तो आप पर भी सत्ता को अपने ढंग से नचाने का प्रयास किया। अब क्या है कि नाचने वाला समझ गया कि बस सत्ता के साथ नाचो और दूसरे के साथ लाठी भाजो। बिल्कुल। तो आप नए ट्रेंड चलाया। अच्छा, कमलनाथ जी की सरकार की साहब, कमलनाथ जी कहते हैं, कमलनाथ जी जरा बताएं कि आप क्या कर रहे थे? अभी बीच में एक दिन बड़ा मजेदार किस्सा हुआ कि विधानसभा में एक हमारे विधायक साथी हैं, भूपेंद्र सिंह जी खुराइसे हैं, वो उन्होंने आरोप लगाया कि साहब कमलनाथ जी हमारी संपत्ति जांच करवा रहे थे और वगैरह वगैरह, यानी सरकार का दुरुपयोग कर रहे थे। तो कमलनाथ जी उत्तर दिया वहां पर कि क्या आप क्या बात करते हो, हमारे पास आए थे, आपने कहा था हमें अपने बेटे को पढ़ाना है, तो हमने तो नकुलनाथ का मकान आपको दे दिया। अब है कांग्रेस और भाजपा की सलियत कि भीतर से क्या स्थिति है। भूपेंद्र सिंह जी तो अभी भी आवाज उठा रहे हैं गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ लगातार। नहीं, वो एक उसके पॉलिटिकल कारण है, वो अलग चीज है, उठाना चाहिए, पर तो ये मतलब खुलेआम हो गया। उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे पास आए थे, हमने तुमको ये पकड़ अपने बेटे वाला मकान दे दिया। तो कितनी प्रगाढ़ संबंध के पीछे। और आप देखिए कि कमलनाथ जी ने उनको तो मकान दिया, और हमारी पार्टी का जो मकान हमारा पास में था दिवेसी की सरकार के जमाने का, लोजपा का, उस मकान को छोड़ा दिया। एक बात हमारी पार्टी को मकान नहीं दिया। और आप आश्चर्य करिए कि उसके बाद में और उसके पहले चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह रहे, हमारी पार्टी को नहीं मकान नहीं दिया। अच्छा, अपने लिए तो 4 मकान लेते, हमारे लिए पार्टी का मकान था, हमारा किराया जमा था, कोई आरोप नहीं था, उस मकान को भी ले लिया। और इस बहाने पे साहब यहाँ स्मार्ट सिटी बन का काम हो रहा है, इसलिए लेना है। दूसरे जिनको देना थे, जो गुलाम पार्टियां, गौरवाना गणतंत्र पार्टी को इन्होंने दे दिया कमलनाथ जी ने। राष्ट्रीय जनता दल चूंकि समझौता है तो उनको दे दिया कमलनाथ जी ने। इनकी अनुकूल जो और दूसरी पार्टियां हैं उनको दे दिया शिवराज सिंह ने। पर लोजपा बिकाऊ पार्टी नहीं, इसलिए हमको मकान नहीं मिला, हम लोग अपने यहीं से काम चला रहे। कोई बात नहीं। तो ये दौर था उसका। तो इसमें मैं ऐसा मानता हूं कि मुख्यतः दोषी कमलनाथ जी हैं, उनके कुछ सहयोगी भी हैं जिनने अपने निजी कारणों से ज्यादा अतिरेक किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया इसलिए दोषी है कि उनमें सिद्धांतहीनता है, फिर उनकी खानदानी विरासत भी यही है। और भाजपा ने वही किया जो एक सत्ता पाने वाले करना चाहिए। आपने कांग्रेस को कहा सत्ता पिपासुओं की पार्टी, भाजपा के बारे में ऐसे ही कुछ एक लाइन में बताइए। भाजपा भी अब उसी रूप में बदल रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अब दोनों का चरित्र बदल चुका है। एक वो दौर था जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों के लिए लोग अपने घरों में बुला के बरसों खाना खिलाते थे और अपना परिवार का भी करते थे। अब ये दौर आ गया है कि संघ के व्यक्ति के लिए कोई आदमी घर में बुलाने को तैयार नहीं। ये गिरावट आई है। जो संघ के पदाधिकारी हैं वो आज आप देखेंगे कि उनका जीवन शैली क्या है, उनके मकान संपत्तियां क्या हैं, कैसी गाड़ियों में चल रहे हैं, दिन में कितने बार कपड़े बदलते हैं। तो संघ का भी जो चरित्र है सब बदल चुका है। अब खाली एक संगठन है वो अपने चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत गिरावट आई है। भारतीय जनता पार्टी भी एक प्रकार से केवल सत्ता की पार्टी बन गई है। और अब भारतीय जनता पार्टी में जो मूल कार्यकर्ता थे वो और जो दूसरे कार्यकर्ता में बड़ा टकराव हो रहा है। कितने पुराने लोग हैं जिनके पूरे परिवार रहे हैं, हम छोड़ के जा रहे हैं। दोनों वजह है उसकी। एक कारण तो ये भी है कि उनकी उपेक्षा है। दूसरा क्या है कि कहीं ना कहीं उस विचार निष्ठा की कमी तो आई ना। कैलाश जी की चर्चा हो रही थी, कैलाश जोशी जी की। अब कैलाश जोशी का बेटा दीपक भाई कभी कांग्रेस में जा सकते, कोई कल्पना कर सकता है? सही है। माने उनको भी सपने में लगता है कैसे हो गया। हाँ। तो एक तरफ जो सत्ता का तंत्र है, उसमें जो सत्ता का गुट है, अब सत्ता दलों की नहीं बची, ना भाजपा में, ना कांग्रेस में, ना सपा में, ना आरजेडी में, ना किसी में। जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनमें सत्ता परिवार की पार्टी सत्ता है। जो दूसरी पार्टियां हैं उन पार्टियों में सत्ता गुट की। जिस गुट के पास सत्ता है वो सब कुछ कर नहीं होनी, यानी एक बार विरोधी पार्टी वाला तो राहत पा भी सकता है, पर सत्ता का सत्ता वाली पार्टी का आदमी अगर वो गुट में नहीं तो वो नहीं पाता। ये चरित्र बन गया है, शत्रुता है। तो सारी भाजपा भी बदल चुकी है। भाजपा की स्थिति अब ये है कि भाजपा भी पैसे से चल रही है। और आप देखिए कि इन पार्टियों से क्या नेतृत्व की बात आप करें। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछता हूँ कि मान लो कल सरकार आपके इस संस्थान के लिए
कोई जमीन आवंटित करने के भाई पोलिटिकल मीडिया वाले के लिए हम जगह दे रहे हैं, और मान लो आप उस जगह पे दुकान बना दें, तो क्या करेंगे? बिल्कुल गलत ही है। कहेगी कि अरे साहब ये गैर कानूनी है, हाँ। इनको हटाइए, इसको तोड़ दीजिए, बना के तो टूट अरे, और या फिर दबाव डालेगी। जवाहर भवन कांग्रेस पार्टी का एक जमाने का ऑफिस, बिल्कुल, उसमें कितना किराया आता है महीने का? बड़े बड़े ज्वेलर्स मैंने जो सूचना हमारे पास में है कि 30-40 लाख रुपए किराया उसका आता है। आता होगा मेन रोड पे। और क्या ये बात कांग्रेस पार्टी को नहीं मालूम पड़ी कि भाई ये हमारे ट्रस्ट के भवन में किराए की दुकानें चल रही है? दूसरे के लिए नियम क्या है? सारे जो विधायकों को आपने रहने के नाम पे जमीनें आवंटित की हैं, एक्सएमपी की जमीनें आवंटित की हैं, उनके मकानों में 5-5, 6-6 लाख, 10-10 लाख किराया रहे, सरकारी दफ्तर किराए पे चल रहे हैं, उनके कोई नियम नहीं। भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर बना था, उसमें सब में दुकानें थी। तो ये भाजपा और जो कांग्रेस है, ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू है। एक का नाम भाजपा, एक का नाम कांग्रेस, इनमें कोई अंतर नहीं है। बी से एक कदम बढ़ाई तो सी, सी से एक कदम वापस आई तो बी। श्रमिक आंदोलन, आपातकाल का आंदोलन, लोकतंत्र को लेकर लड़ाई। लेकिन प्रधानमंत्री ने एक बार कहा अभी किसान आंदोलन के समय कि देश में एक जमात पैदा हो गई है आंदोलन जीवियों की। इस पे आके देखिए, हिंदुस्तान का वो जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, ये आंदोलन से निकले हुए नहीं है। नए आपातकाल में जेल में रहे हैं। अब कह रहे हैं भूमिगत काम करते हैं, हमें नहीं पता कि भूमिगत क्या काम करते थे, करते होंगे भाई बताएं, पर वो आंदोलनकारी कभी रहे नहीं। वो एक पार्टी की पक्ष में जो एक समूह खड़ा हो गया, उसके सत्ता में आ गए, गुट की सत्ता में आ गए। उस समय अडवाणी जी की चल रही थी, अडवाणी जी के जो पुराने लोग थे वहां के, अब देखिए कितनी घटनाएं हैं। आपको याद हो कि शंकर सिंह बघेला हटे और वहां भाजपा की सरकार गिरी। शंकर सिंह बघेला थे अटल बिहारी वाजपेयी के, बिल्कुल, और शंकर सिंह बघेला को हटवाने के पीछे भूमिका किसकी थी? सारी जो भूमिका थी वो अडवाणी जी की थी। और कांग्रेस पार्टी वाले जो आज रो रहे हैं, ये भूल जाते हैं कि शंकर सिंह बघेला ने जब भाजपा छोड़ी और सरकार गिराई तो उनको कहाँ रखा गया था? मंत्री खजुराहो और दिग्विजय सिंह चीफ मिनिस्टर थे। तो सब तो वही पाप कर रहे हैं ना। तो मोदी जी जो है, मोदी आंदोलनकारी नहीं है, एक बात। दूसरी बात, आंदोलन के नाम पे एक विकृति पिछले 20-30 सालों में आई है जो बहुत खतरनाक है, जिससे वास्तविक आंदोलन को नुकसान हो रहा है। बात सही है। वो क्या है? हमारे जो एनजीओ आए हैं, ये एनजीओ का जो कल्चर आया है, ये कल्चर ही भारतीय राजनीति को बर्बाद करने के लिए आया है। इसके फंडिंग करने वाले कौन है? विदेशी पूंजी वाले हैं या देसी पूंजी वाले हैं। उनका साफ है एजेंडा, उनका होता है, और एक तंत्र खड़ा करते हैं और एक आभासी क्रांतिकारिता बताते हैं। इस एनजीओ कल्चर ने, या इस जो जिनको मोदी कहते हैं कि आंदोलनजीवी है, इस प्रकार की जो जमातें हैं, इनने कितना नुकसान हिंदुस्तान के समाजवादी आंदोलन को, वास्तविक आंदोलन को पहुंचाया, मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक जमाने में बस्तर में 5 विधायक हमारे संसोपा के जीतते थे, भैया की पार्टी के, 100 रुपया खर्च के, 200 रुपया खर्च के जीतते। आज वहां करीब करीब भाजपा है। अब वहां पर क्या है कि ये एनजीओ पहुंचाए गए, उन्होंने जाके किसी को गोली मारी, किसी के लिए कुछ किया, किसी की कोई जला दिया, और मीडिया ने खूब छापा, बताया, इशारा था सरकार का। हुआ कि साहब ये बड़े क्रांतिकारी। तो आपने अहिंसक आंदोलन की जो कठिन परीक्षा है, उस पीढ़ी के लोगों को आपने एक नया रास्ता दिखाया कि ये है प्रचार करता था, यहां जाओ, हिंसा की ओर गए। नंबर 2, एक बड़ी जवान पीढ़ी जो राजनीति में आती थी, काम करती थी, हम लोग आए, अपने काम को, अपने घर को छोड़ के आए, संपत्ति के मोह छोड़ के आए, अब वो एक समानांतर पैरेलल ब्यूरोक्रेसी ऐसी बन गई। एनजीओ वालों का है कि पैसा निश्चित है, और वो एनजीओ अब सबके हो गए, भाजपा के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, सबके हैं। जो जहां से फंडिंग पा रहा वो मालिक उसका है, उनका एजेंडा है। जो आंदोलन हरियाणा में और पंजाब में चला था, किसान आंदोलन, मैं उस आंदोलन में शारीरिक तौर पर शामिल नहीं हुआ, और वैचारिक तौर पर उसमें आधा शामिल था। और मैं इसलिए कह रहा हूं, शारीरिक तौर पर इसलिए शामिल नहीं हुआ उसमें
कि उनने जब हमको बुलाया तो बोले कि आप किस संगठन की ओर से आएंगे, तो मैंने कहा मैं लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का हूँ, से आऊँगा। नहीं नहीं, आप कोई मजदूर संगठन है, मजदूर संगठन की ओर से आएंगे, हम लोग उड़ानपुर के कर रहे हैं। ये गैर राजनीतिक की भाषा लाने वाला कौन है? ये एनजीओ। अगर आप याद करें कि 1980 के पहले हिंदुस्तान में ऐसे एनजीओ कहीं नहीं थे, ये उसके बाद आए। और जब ये आए थे तो शुरू में एक पोस्टर चलता था, एक शेर बना रहता था और उस पर लिखा रहता था नीचे नो पॉलिटिक्स। तो हिंदुस्तान के समाज को गैर राजनीतिक बनाने का जो काम है, बनाने का जो मस्तिष्क है या मध्य वर्ग की पढ़ी लिखी पीढ़ी को, ये काम एनजीओ के लोगों ने किया। और गैर राजनीतिक बनाना ये व्यवस्था का सबसे बड़ा संरक्षण है। कोई भी आंदोलन बगैर राजनीतिक दृष्टि के, बगैर समझ के या बगैर राजनीतिक सोच के नहीं हो सकता है और असफल होता है। अब मैं आपको 2 उदाहरण देता हूँ। मान सिंह टिकैत किसान आंदोलन में पैदा हुए, उसके पहले चौधरी चरण सिंह थे। चौधरी चरण सिंह के आंदोलन से जो किसानों का आंदोलन था, सरकारें बदली। क्या महेंद्र सिंह टिकैत के आंदोलन से कोई बदला? 1 लाख 2 लाख लोग आके बैठ गए, 3 दिन बैठे हैं, पता नहीं, उन्होंने कहा कि चलो चौधरी साहब वापस चलो, चले। हमारे यहाँ किसान लोग बैठे रहे, 1 साल बैठे रहे। एक तो सवाल ये उठता है कि क्या हिंदुस्तान का कोई गरीब किसान साल भर धरना कर सकता है? हम तो नहीं समझते। एक दूसरा क्या है कि देश में सच्चाई पे चर्चा नहीं हो रही। अब नरेंद्र मोदी को कई बातें पता नहीं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए हैं तो वो ज्ञानी होने का दावा करते हैं। वैसे माफ करेंगे, उतने बड़े ज्ञानी वो है नहीं। मैं ज्ञानी तो नहीं कहूंगा उनको, परंतु उतने बड़े ज्ञानी से दिखाने का प्रयास करते हैं और बहुत सारी बातें वो तथ्यहीन या गलत भी कर देते हैं। अभी उन्होंने कल ही स्वामीनाथन की चर्चा की, MS स्वामीनाथन की, कृषि बोले। अब ये बताइए कि MS स्वामीनाथन ने जो नीतिगत बातें की थी वो क्या थी? ये कहा जाता है कि साहब के उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन में काम किया। तो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन कैसा हुआ है? एक तो था पानी, आगरा दंगल डैम बना तो बारिश आई तो उससे पानी आया तो हुआ, खेती बड़ी। दूसरा केमिकल फर्टिलाइजर शुरू किया। अब देखिए, वही भाजपा, वही संघ का एक तरफ क्या कह रही है, एक तरफ कहती है कि नहीं नहीं केमिकल फर्टिलाइजर बंद करो, अब ऑर्गेनिक पे आओ। और स्वामीनाथन भी सही है। एक दूसरा, स्वामीनाथन साहब जो हैं, मैं आपको बताऊं, देखिए बरामद पन्ना पंकज भाई, कि जितने ये अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हैं ये भी दलालों को मिलते हैं। ये मैग्सेसे पुरस्कार क्या है और रमन मैग्सेसे क्या थे? कितना दुर्भाग्य है कि जिस व्यक्ति ने हथियार का धंधा किया उसके नाम पे नोबेल पुरस्कार है। नोबेल अल्फ्रेड क्या थे? हथियार के व्यापारी थे। मैग्सेसे क्या थे? इन्होंने अमेरिकी सारे पर, अमेरिकी पूंजीवाद के सारे पर अपने देश के हजारों लोगों को बर्बाद दिया, तो उनके नाम पे मैग्सेसे पुरस्कार है। हमारे तो बड़े जर्नलिस्ट रवीश कुमार जी को अरे भी मिला बड़े, है। हाँ, तो एक लाभी है ना। हाँ। एक लाभी है, सबको पैसा मिलता है। और मैं आपसे कहता हूँ कि सब बताएं। अच्छा, ये बड़ा मत मानना, मैं आपसे कहता हूँ, आप भी भोपाल में रहे हैं, आप महीने का 40,000 रुपये घर पे खर्च करते होंगे। इनका दिल्ली में कितना खर्च है और कौन दे रहा है? कहाँ से पैसा आ रहा है? किनका? रवीश कुमार जी। हाँ, इसीलिए समाप ऐसे जो पत्रकार लोग हैं, हाँ। जो लाख 2-2 लाख रुपए महीने का खर्च कर रहे हैं। अरे भाई साहब, हम ऐसे बड़े पत्रकारों को जानते हैं जिनके घर पे 2-2 कुत्ते जो पले हुए हैं, उन पर 20,000 रुपये खर्च होता है दागी जी पर, और पत्रकार है और बड़े पत्रकार कहलाते हैं। बिल्कुल। कोई जो रुका भी चेहरा आप खोल दीजिए। तो खैर मैं इस बात पे आ रहा था कि स्वामीनाथन साहब ने कहा कि साहब लागत मूल्य का 1.5 गुना देना चाहिए। नंबर 1 बात तो ये कि इतिहास को झुठलाओ मत। मोदी जी, तुमने भी इतिहास पढ़ा नहीं। हिंदुस्तान में सबसे पहले 1954-55 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे, जिन्होंने रीवा में किसान सम्मेलन में जाके किसान नीति का ऐलान किया था सोशलिस्ट पार्टी की, और लिखा था कि दाम नीति बनना चाहिए, किसान के लागत मूल्य से 50% जोड़ के 1.5 गुना उसको देना चाहिए। इतना ही नहीं है, पर इसके साथ जो बाजार की चीजें हैं, उत्पाद हैं, उनका भी लागत मूल्य निकाल के 50% जोड़ के देना चाहिए। यानी किसान को न्यूनतम लागत का 1.5 गुना ज्यादा और उद्योगपति को अधिकतम लागत का 1.5 गुना। अभी स्थिति क्या है कि कह रहे हैं किसान को साहब 1.5 गुना मिलना चाहिए और उद्योग के लिए कोई बंधन नहीं।
अगर मान लीजिए कि हमारी गेहूं हमने पैदा किया, हमारा गेहूं 3,000 रुपए का मान लीजिए पैदा हुआ, तो हमें 4,500 रुपये मिलना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, आप क्या करें इस सब पैसे का? कपड़ा खरीदेंगे, तेल खरीदेंगे, दवा खरीदेंगे, वहां क्या हो रहा है? जो कपड़ा बनेगा 4 रुपए मीटर का बिकेगा 100 रुपए मीटर में, जो दवा बनेगी 18 की वो बिकेगी 20 रुपए में। तो बाजार को छूट और किसान को लूट, यह है स्वामीनाथन आयोग, ये बंद है। बिल्कुल। तो इसलिए नरेंद्र मोदी जी जो है, इनको कोई ज्ञान नहीं है। दुर्भाग्य है कि आदमी जो पद पे पहुंच जाता है वो महाज्ञानी हो जाता है। तो मोदी जी जो बोल रहे हैं, इनके बोलने का क्या कहा जाए। मोदी जी भी एक प्रकार से इस भारतीय लोकतंत्र के लिए दुर्घटना के समान है कि उसमें दौर में वो आ गए हैं, बन गए हैं, और उनके पास केवल प्रचार के अलावा कोई काम नहीं है। उनसे बड़ा झूठ बोलने वाला अमेरिका का ट्रंप तो हो सकता है, पर भारत में कोई सत्ता जिसे मुझे नजर नहीं आता है। इसलिए मोदी जी जो है महाज्ञानी है। राहुल गांधी क्या भविष्य देखते हैं आप इस राजनीति में? देखिए, राहुल जी के सामने 5 साल का समय बचा है और कांग्रेस पार्टी का भविष्य और उनका भविष्य सत्ता पे निर्भर है। और ये भी बात सही है कि कांग्रेस पार्टी की सत्ता को गिराने में कांग्रेस पार्टी की ही इसी परिवार का हाथ। नरसिम्हा राव को कैसे गिराया गया, कैसा षड्यंत्र हुआ, ये हमको सब पता है। पर अभी जिस ढंग से वो चल रहे हैं, आपको उनकी बौद्धिक क्षमता पे क्या लगता है? उनके साथ दिक्कतें रखी। राहुल गांधी व्यक्ति के तौर पर तो मुझे ठीक लगते हैं, इनके पिताजी मुझे ठीक लगते थे। मेरी एक दिन राजीव गांधी से बैठ होगी। अच्छा। हाँ, संसद के जब ये मंडल के विषय डिबेट हो रही थी, तो हम उस दिन गए थे वहाँ अपने लॉबिंग करने के लिए कि भाई मैं सब को समर्थन जुटाया जाए। तो हम जब निकल के आ रहे थे तो हमको बाहर राजीव गांधी मिल गया। वो उस समय प्रतिपक्ष में आ गए थे। उनमें सरलता बहुत थी, मैं आज याद करता हूँ। वो कम से कम 40-45 मिनट हमारे साथ में जो बाहर जो बेंच पड़े उसमें बैठे रहे और चर्चा करते रहे। हमने उनको मंडल के विषय वाली चर्चा की, लोहिया के बारे में बताया, और उससे हमने कहा कि आपको समर्थन करना चाहिए, आप अगर इसका विरोध करें तो उचित नहीं है। और दूसरा हमने उससे कहा कि भाई आपकी सरकार गिरी है तो कभी आपने इसका अवलोकन किया कि भाई क्यों गिरी? तो राजीव गांधी ने कहा कि मुझे अपने लोगों ने बहुत दुखा दिया। अच्छा। हाँ, और हमारी समझ है कि अगर वो जिंदा रहते तो बदले हुए आदमी होते। राहुल गांधी भी जो है कोरी स्लेट है। तो इनके साथ दिक्कत क्या है कि जो नजदीक का है उसे जो लिख दिया वो मान लिया। इनका सारा जो एजेंडा है कुछ वो लोग तय करते हैं जिनकी भाषा, जिनकी बोली, जिनकी समझ भारतीय परिस्थिति के अनुकूल नहीं। तो हमसे कांग्रेस हमारे मित्र हैं, उनका मैं नाम नहीं लेता हूँ क्योंकि नाम ले तो निकाल दिया जाएगा बेचारों को। एक दिन हमसे बोले कि भाई साहब क्या बताएं, राहुल जी की भाषा आउटडेटेड हो गई। अच्छा। ग्रामीण बोली है बोले कि आउटडेटेड हो गई। तो हमने कहा आउटडेटेड कैसे हो गई है? बोले वो जो बोलते हैं वो जनता उल्टा समझती है। आउटडेटेड। तो राहुल जी जो है उनको चाहिए कि वो अब अपनी आंख से, अपने कान से, वो अपने मस्तिष्क से सुनना, देखना और सोचना शुरू करें। अगर वो करेंगे तो शायद इतिहास कोई समय को दे दे कि पार्टी उनकी बड़ी है। एक ही पार्टी, एक ही मतलब कांग्रेस पार्टी के पास ताकत है। जैसे हमारी कमजोरी, हमारी ताकत है कि हमारी पार्टी अभी बाईवेट नहीं है, हम दिख नहीं पा रहे लोगों को। इनकी पार्टी जो है इन्होंने बहुत बटाई है। पर ये आजादी के आंदोलन की इतनी पुण्याई थी, गांधी की इतनी पुण्याई थी कि मारते मारते भी खुद ही घर वाला बटा रहे तो भी नहीं बता रही। तो ये उनकी ताकत है। तो अगर वो इसको समझ करके कि भाई उनके पास में अब जो है कांग्रेस पार्टी इस देश में किसी के भी लिए, यहाँ तक कि 90% कांग्रेसियों के लिए भी कांग्रेस पार्टी मन की पार्टी नहीं है, लाचारी की पार्टी है। जिनके पास दूसरे स्थान नहीं है, जिनके पास कोई रास्ता नहीं है। मान लो हमारे एमआरटी के कुछ लोग मुसलमान भाई वोट देते हैं, इसलिए क्योंकि लगता है ये पार्टी भाजपा से थोड़ी बेहतर पार्टी है। तो कांग्रेस पार्टी जो लाचारी की पार्टी है, इस पार्टी को मन की पार्टी बनाना चाहते हैं, तो उनको एक तो आज़ादी के आंदोलन के इतिहास को पढ़ना चाहिए। आज़ादी के आंदोलन के इतिहास को पढ़ के उन समय के दौर की चीज़ों को समझना चाहिए। और दूसरा, जो पूर्वाग्रह वो बांध के चलते हैं, अभी हमने अभी हाल में जैसे देखा का कि उन्होंने जनगणना वाली चर्चा शुरू की, लोहिया का नाम नहीं लिया।
आरक्षण की चर्चा की, लोहिया का नाम नहीं लेंगे। अरे साहब, लोहिया तो है, ये तो नेहरू के विरोधी थे। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि इतिहास, लोहिया का इतिहास कोई सड़क पे खत्म नहीं हुआ है। लोहिया का इतिहास तो शुरू होता है 30 से और 42 से। बिल्कुल। तो आपको जो आजादी के आंदोलन रहे हैं, आपके परिवार के लोगों के विरोधी भी लोग रहे हो, ये मानना चाहिए तुम्हारे पुरखे हैं। मान लो हमारे पिताजी में और हमारे चाचा में या ताऊ में लड़ाई भी हो गई, तो क्या हमारा ताऊ ताऊ नहीं रहेगा? परंतु कांग्रेस पार्टी का एक परिवार ये मूर्खता करता रहा है, तो मूर्खता करता रहा है कि उसने उनको शत्रु मानना शुरू कर दिया, इसलिए कि परिवारवाद है। तो एक तो उनको ये समझना चाहिए। दूसरा ये है कि उनके पास समय कम बचा है, और अगर को कुछ बना पाएंगे तो कांग्रेस को बचाने वाले भी कहलाएंगे, वरना इतिहास में कांग्रेस को मिटाने वालों का नाम लिखा जाएगा। ये आखिरी सवाल आपसे कि देश में समाजवाद की वापसी की क्या गुंजाइश देखते हैं अब इतने सारा पूंजीवाद और अलग अलग तरह की राजनीति के बीच? देखिए, एक किताब है डॉक्टर लोहिया की, व्हील ऑफ हिस्ट्री, और जयंती से कहेंगे उसकी प्रति लाके इतिहास चक्र की कविता है। लोहिया की 2 पुस्तकें हैं जिनको मैं निरंतर याद करता हूँ और मुझे बड़ा साहस मिलता है। एक व्हील ऑफ हिस्ट्री और एक निराशा के कर्तव्य। इसमें कोई दो मत नहीं है कि आज समाजवादी आंदोलन बहुत बिखरा हुआ है, और मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस ने मारा है, जनसंघ को या संघ को भाजपा वालों ने ही मारा है। कोई बाहर के शत्रु कोई किसी को नहीं मार पाते, भीतर से आदमी मरता है। हमारे आंदोलन का भी जो गिरावट आई है हमारे भीतर से, हमारे भीतर के लोग हैं जो आज देश में बदनामी के कारण बने हैं, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, परिवारवाद के बने, लालू हो, जाति के बने, शरद यादव हो, बदलाव के बने, जाट छोड़ के चले आए, समर्पण कर दिया समझौते के जगह पे, हमारे बीच से बने। तो ये जो बिखराव आया है, ये समाजवादी आंदोलन की जो गिरावट आई है, इस गिरावट का कारण भीतर से। परंतु दुनिया में आज जो घटनाएं घट रही हो देश में, इनका कोई सैद्धांतिक विकल्प अगर है, नीतिगत विकल्प है, तो केवल समाजवाद का है। आजकल हमारे कुछ मित्र लोग हैं जो सनातन की चर्चा कर रहे हैं जी। तो सनातन क्या है भाई? अगर आप सनातन की चर्चा कर रहे हैं तो हमको बताइए कि जिस काल में वेद आए थे, वेद रचे गए थे, आप ही के मुताबिक मान लेता हूं कि साढ़े 5000 से लेकर पुराना साल था, उस जमाने कोई जात पात थी क्या? नहीं था। कोई संपत्ति का संग्रहण था? कोई टटा बदला था? नहीं था। तो सनातन जो था, अगर वो कोई सच्चा सनातन मानता है तो वो तो समाजवादी है। और मैं कहता हूं कि भाई ये समाजवाद जो है, ये समाजवाद तो एक प्रकार की ये ईश्वरी कल्पना है। आदमी को, इंसान को जब गढ़ा, ईश्वर ने गढ़ा, भगवान ने गढ़ा, अल्लाह ने गढ़ा, जो कभी कह दो गढ़ा, या प्रकृति से पैदा हो गया जो, पर आदमी तो बराबर हुआ ना। पैदा होने के बाद आप जात के ऊपर एक बिल्ला लगाया, फिर धर्म का एक बिल्ला लगाया, फिर पूंजीपति गरीब का एक बिल्ला लगाया, पर जब आदमी पैदा हुआ तो बराबर हुआ। एक नाक थी, 2 कान थे, एक मुंह था। तो समाजवाद तो ये तो प्रकृति की है, विचारधारा को कोई खत्म कर नहीं सकता है। हाँ, अभी बादल आए हैं, सूरज ढका हुआ है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि कई घटनाएं घट रही, जिससे मुझे लग रहा है हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी अगर अपनी इस बात को स्वीकार करें तो कभी हम लोगों से भी चर्चा करेंगे इस पर कि भाई आपकी कल्पना क्या है। हो सकता है कि जनसंघ और संघ के वो लोग जो पुराने जनसंघ और संघ में रहे हैं, जिनने थोड़ा कुछ समय विचारधारा के तौर पर तो एक गलत विचारधारा थी, गांधी के खिलाफ की विचारधारा थी, पर जीवन के तौर पर अच्छा जीवन जिया है, सिद्धांत का वैचारिक जीवन जिया है, कुछ नैतिक जीवन जिया है, हो सकता है वो कभी विद्रोह करें। ये जो हमारे स्टेट वार्ड आर्डर बन गए हैं, हमारे समाजवादी पार्टी के खंडित लोग हैं, ये भी जब धीरे धीरे खत्म होंगे तो ये भी एक वैक्यूम आएगा। और ये जो पूंजीवादी समाज बना है, ये पूंजीवादी समाज भी अब अंतिम चरण पर है, जिसको मृत्यु की ओर जाना है। अब इसके आगे खत्म होना है, इसके तो खत्म हो रहा है। तो लोहिया कहते थे कि आमतौर पर हिंदुस्तान में 10-12 साल में परिवर्तन होता है, जो जनता भी लाती है। देखिए, हमारे यहाँ 47 में कांग्रेस की सरकार बनी, चुनाव 52 का हुआ, 15 साल 67 में के बाद में 15 साल के बाद में 9 राज्यों की सरकार बदल गई। 10 साल के बाद में 77 दिल्ली की सरकार बदल गई, फिर 13 साल के बाद 90% सरकार बदल गई।
फिर 2000 के आते थे, फिर सरकार बदल गई। 2014 में फिर सरकार बदल गई, 26 दूर नहीं, तो 15 साल पूरे हो गए। उम्मीद है बदलेगी, हम लोग काम करेंगे और विकल्प देंगे, आप सबका सहयोग मिलेगा। तो हमने आज वरिष्ठ समाजवादी नेता चिंतक रघु ठाकुर जी से देश की राजनीति पे लंबी चर्चा की, जिसमें कि कांग्रेस, भाजपा, जनसंघ, सनातन, कई मुद्दों पर चर्चा की। मैं रघु ठाकुर जी से बिना किसी अनुमति के ये बताना चाहता हूं कि हम बहुत जल्दी जातिवाद और जाति गिनना कितना सही है, गलत है, इस पे एक सीरीज शुरू करना चाहते हैं। हम ये मानते हैं कि समाजवाद या देश या सनातन की जो वैचारिक परंपरा है, उसके अनुसार जाति गिनना या जातियों को समाज में बांटना बिल्कुल उचित नहीं है। ये पॉलिटिक्स वाला की अपनी राय है कि जाति गिनना सांप्रदायिकता से भी ज्यादा, जब जातिवाद फैलेगा तो ज्यादा मुश्किल पैदा करेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस पे जब सीरीज हम शुरू करेंगे तो उसमें हमारे साथ रघु ठाकुर जी फिर होंगे चर्चा के लिए, और इस विषय पे वे खुलकर और बात रखेंगे। ये मैं उनसे बिना किसी अनुमति के मैंने ये घोषणा कर दी है यहाँ पर। मुझे खुशी होगी। तो आज की इस बातचीत के लिए आपने हमें लंबा समय दिया, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। पॉलिटिक्स वाला आगे भी आपसे जुड़ा रहेगा। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि भारतीय राजनीति पे हम सबसे सटीक और सबसे विश्लेषणात्मक इतिहास से जुड़ी हुई जानकारियां आपके सामने रखेंगे, तथ्यों के साथ। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए पंकज भाई। और आपका नाम तो रखा है आपने मीडिया वाला, पॉलिटिक्स वाला। मेरी राय में आपका जो नाम होना चाहिए आइडियोलॉजी वाला, क्योंकि आपने जो सवाल उठाए हैं वो सवाल अंततः कहीं ना कहीं नीति पर ले जाते हैं, सिद्धांत पर ले जाते हैं, बदलाव करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।